ट्वेल्टीज, क्या हाल चाल है? बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं आई थिंक आप लोगों से। आई होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत बहुत बढ़िया जा रहे हैं। मैं अनुष्का, योर इंग्लिश एजुकेटर, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सारे टीचर्स बेटा आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों की इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत जोर शोर से एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, बाकी के एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे, स्मूथ जा रहे होंगे, और इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया करने के लिए अनुष्का मैम आ चुकी हैं एज यूजुअल मोस्ट अवेटेड सेक्शंस को लेके। ये जो मोस्ट अवेटेड सेक्शंस मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं उन सेक्शंस की बात कर रही हूँ जहां पर आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, बिकॉज ये वो सेक्शंस हैं जो डायरेक्ट आपकी बुक से नहीं आते, जो एनसीईआरटी से नहीं आते, यानी कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आपको सीबीएसई पैटर्न दे देता है, आपको सीबीएसई फॉर्मेट दे देता है, आपको सीबीएसई एग्जाम्पल्स बता देता है, आपको सीबीएसई सैंपल पेपर भी दे देता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन से चैप्टर से क्या आना है, क्योंकि वो तो सेक्शन सी होता है जिसमें हम लोग को ये मालूम होता है, एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी ऐसे सेक्शंस हैं जिसका बच्चे को बहुत ज्यादा वेट रहता है, क्योंकि बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि इन्हें क्रैक करने की स्ट्रेटेजी क्या है। क्योंकि मैं मानती हूँ सेक्शन ए और सेक्शन बी वो सेक्शंस हैं जहां पर आपके फ्री के मार्क्स हैं। फ्री के मार्क्स का मतलब क्या हो गया? दिमाग लगाओगे, इंटेलेक्चुअल, यानी कि इंटेलेक्चुअल अगर आपके अंदर कुछ है ना, बात अलग के कुछ कर सकते हो, तो यहां पर आप दिमाग लगाकर सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, दोनों सेक्शंस को मिला के अगर मैं बताऊं आपको तो 40 मार्क्स आपका बन जाता है। इन 40 मार्क्स को आज पक्का करने के लिए अनुष्का मैम आ चुकी हैं। तो स्वागत है मेरे सारे टिंजो मिंचू का। आई होप बहुत बहुत बढ़िया होंगे आप सब लोग। एक बार कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना कितने बच्चों ने मुझे मिस किया, कितने बच्चे वेट कर रहे थे हमारी सेशंस का, हमारी क्लासेस का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस रीडिंग सेक्शन को। चलिए स्टार्ट विद द रीडिंग सेक्शन। जिसका तुम्हें था इंतजार, वो सेक्शंस आ गए फाइनली। तो जिस सेक्शंस का आप लोगों को सबसे ज्यादा वेट था, रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन, हियर इट इज। चलिए रीडिंग सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। कोई भी सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले स्पेसिफिकली बता रही हूँ, रीडिंग सेक्शन की बात कर रही हूँ। आप रीडिंग सेक्शन को जब भी स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं चाहूंगी कि हर बच्चा दिमाग में रखे, क्योंकि जब आप इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हो तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना ही नहीं है। मैम मतलब कॉम्प्रीहेंशन को नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को पढ़ो, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, देन मूव करिए आप लोग कॉम्प्रीहेंशन की तरफ, और जैसे ही आप कॉम्प्रीहेंशन की तरफ मूव करेंगे यू विल गेट द आंसर्स विद इन मिनट्स। आपको ऐसे आंसर्स मिल जाएंगे चुटकी बजाते ही। पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एवरी टाइम कि आपको सेम एज इट इज जो पैसेज में लिखा हुआ है वही आपने अपने आंसर में कॉपी पेस्टिंग करनी है। नॉट इंपॉर्टेंट। आपका जो पैसेज में मेंशन है ना, आप वहां से आइडिया लेके अपने खुद के, यूज योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपना खुद का थॉट प्रोसेस यूज करो, अपने खुद के वर्ड्स यूज करके भी आप आंसर लिख सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कभी भी वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना। फिर चाहे आप कोई भी सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी, आपको मालूम होना चाहिए वर्ड लिमिट मेरी 10 से 20 है, 30 से 40 है, 50 से 60 है, या फिर 100 से 120 है, या 120 से 150 है। बस यही लास्ट आपकी 150 आपकी लास्ट मैक्सिमम आपकी वर्ड लिमिट जाती है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि कॉम्प्रीहेंशन पहले नहीं पढ़ना, कॉम्प्रीहेंशन पहले नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं मैम। ठीक है जी, चलो। ऐसा नहीं है कि आंसर्स नहीं लाई हूं, आपको यहाँ आंसर्स नहीं दिखेंगे, बट आंसर्स के लिए मैंने सेपरेट बनाया हुआ है। सेपरेट मतलब इसी में ही है, पर पहले हम लोग खुद सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। अब पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चंस हमें गिवन है। इजी है, बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेंशंस व्हाट पीपल सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज शुड एंड शुड नॉट डू। इन ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए जो बताता है कि जो लोग, देखो बेटा यहां पर एक चीज आप समझिएगा ध्यान से। मेंशंस व्हाट बोल रहा है, व्हाट पीपल सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज, जो लोग टाइप 1 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। क्यों नहीं पूछा, कैसे नहीं पूछा, क्या पूछा है, व्हाट पूछा है। ठीक है,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आंसर्स विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स आपको मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। शुड करना चाहिए, शुड नॉट डू नहीं करना चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मैम क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्या हम थोड़ा सा पैसेज भी देख सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली। चलिए पैसेज की तरफ मूव करने से पहले एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। नॉट टेक इंसुलिन इंजेक्शंस डेली टू सर्वाइव। इंसुलिन इंजेक्शंस को डेली नहीं लेना चाहिए जिंदा रहने के लिए। टेक इंसुलिन इंजेक्शंस डेली टू सर्वाइव। इंसुलिन इंजेक्शंस डेली लेने चाहिए सर्वाइव जिंदा रहने के लिए। टेक इंसुलिन इंजेक्शंस वीकली टू सर्वाइव। वीकली लेना चाहिए ताकि आप जिंदा रह सको, या इंसुलिन इंजेक्शंस आपको डेली लेने चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है जी। देखो ये जो आपके दोनों ऑप्शंस है ना, बी और डी, वो सेम है, वो यहां पर क्या है, सेम है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, मैंने जान के ऐसा क्वेश्चन डाला, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है उसको करेक्ट करना है। अगर ऑप्शन गलत भी है तो हमको उसका फोकट का नंबर मिल जाएगा, फ्री मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। चलिए पैसेज दिखा दूं आपको मैं इसी बात पर। मतलब ये क्वेश्चन लेके आने का मोटिव सिर्फ इतना था कि हमने ना बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, हमने ना बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। चलो पैसेज आपके सामने है, पैसेज बेटा आपके सामने है, मुझे आंसर बता दो फटाफट से। देखो इसमें लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। 2 टाइप्स की डायबिटीज होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। हमें आंसर देना है बेटा, हमें आंसर देना है। Between 90 to 95% of the estimated 13 to 14 million people in the United States with diabetes have non-insulin dependent, वो बता रहा है हमको। और टाइप 2 डायबिटीज, इसे आप टाइप 2 डायबिटीज भी कह सकते हो, ठीक है। बिकॉज दिस फॉर्म ऑफ डायबिटीज usually begins in adults over the age of 40. It is called adult onset diabetes. Its symptoms often develop gradually is like धीरे धीरे, slowly, and are hard to identify at first. और बहुत मुश्किल से हम लोग hardly ही identify कर पाते हैं पहले तो। Therefore इसीलिए nearly half of all people with diabetes do not know they have it. इसीलिए आधे से ज्यादा जनता को ये मालूम ही नहीं है कि वो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स होते हैं ना वो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं। दिस कैन बी पर्टिकुलरली डेंजरस बिकॉज अनट्रीटेड डायबिटीज कैन कॉज डैमेज टू द हार्ट। बिकॉज ये देखो डेंजरस है क्यों, क्योंकि ना हार्ट डैमेज होने का चांस रहता है उसकी वजह से। ब्लड वेसल्स, eyes, kidneys and nerves. While the causes, short-term effects and treatments of the 2 type of diabetes differ, both types can cause the same long-term health problems. ठीक है। What causes type 2 diabetes? There is no simple answer to this question. While eating sugar, for instance, instance का मतलब होता है बेटा example. Instance का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? Example होता है, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया बेटा? एग्जाम्पल हो गया। डज नॉट कॉज डायबिटीज, इट ओनली कॉजेज वेट गेन। साइंटिस्ट डू नॉट फुली अंडरस्टैंड व्हाई ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है फैटी, ओबेज का मतलब होता है जो एक्सट्रीम मोटा होता है, एक्सट्रीम फैट, ठीक है। इंक्रीजेस समवन्स चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज, बट दे बिलीव ओबेसिटी इज अ मेजर फैक्टर लीडिंग टू टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। हमें आंसर यहां पर भी नहीं मिला है। एज, सेक्स, वेट, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, लाइफस्टाइल एंड फैमिली हेल्थ हिस्ट्री ऑल अफेक्ट समवन्स चांसेस ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। ये तो हम सबको मालूम ही है बेटा। एक्सपर्ट्स नाउ नो दैट डायबिटीज इज मोर कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन्स, हिस्पैनिक्स, नेटिव अमेरिकन्स एंड नेटिव Hawaiians than in white people. While the chances of developing diabetes increases with age, gender is not a risk factor. ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा गिवन है, यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा ये गिवन है। हमें ना इसमें आंसर देना है कि आंसर हमारा क्या होगा, कि आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा। देखो जो हमारा क्वेश्चन था ना, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे ये कहता है कि व्हाट पीपल सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज शुड और शुड नॉट डू, क्या करना चाहिए, क्या जो सफर कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज से। अगर आप देखो हम तो टाइप 2 डायबिटीज पर आ गए, अगर आप देखो हम टाइप 2 डायबिटीज पर आ गए, है ना। हमने टाइप 1 डायबिटीज को यहाँ पर आई थिंक खत्म कर दिया था, जो यहाँ पर हम लोगों ने खत्म किया था टाइप 1 डायबिटीज को। 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज होती है, एक होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। 90 से 95%, ठीक है, बिटवीन 90 to 95% एस्टिमेटेड 13 to 14 मिलियन पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में 13 to 14 मिलियन पीपल, ठीक है, जिनको डायबिटीज है, वो सारे के सारे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिसको आप टाइप 2 डायबिटीज भी बोलते हो, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्म ऑफ डायबिटीज में यूजुअली ये ऐसे बिगिन होती है, इट
40 एज के आसपास आपकी बिगिन होती है, जिसको आप एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हो। इसके सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे होते हैं। अच्छा, क्या हमें इसमें ये पता चल रहा है बहुत आराम से कि जो आंसर है वो हमें बहुत आराम से पता चल रहा है ना? आई थिंक आपने पैसेज मेरे साथ रीड कर लिया है, आप लोगों ने मेरे साथ पैसेज बेटा रीड कर लिया है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे आंसर आप लोग जल्दी से बता देंगे, क्योंकि मेरे को ये भी पता है बहुत अच्छे से। हाँ जी, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं आप लोगों को, अगर मैं पूछूं आप लोगों से, तो आई होप आप सबको आंसर्स मिल चुके होंगे, है ना बेटा? आंसर बहुत क्लियरली पैसेज 1 में मेंशन है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, एक वो होते हैं जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जिनका एस्टिमेट रहता है कुछ 90 से 95%, और जिनका नंबर है कुछ 13 to 14 मिलियन, जो कि यूएस में पाए जाते हैं, जिनके सिम्टम्स हार्डली टू आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायबिटीज 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी भी मैंने आपको बताया है वो डायबिटीज 2 है, जो कि होते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, तो विच सिंपली मीन्स कि हमें जो यहाँ पर आंसर देखना है वो हमें देखना है कि टाइप 1 डायबिटीज से जो सफर करते हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उन्हें डेली इंसुलिन इंजेक्शंस लेने चाहिए टू सर्वाइव। ठीक है, टेक इंसुलिन इंजेक्शंस डेली टू सर्वाइव, बिकॉज ये वो लोग होते हैं बेटा, ये वो लोग होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। जो क्या होते हैं बेटा? इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। अब जब ये इंसुलिन डिपेंडेंट है तो विच सिंपली मींस कि इन्हें क्या करना है, इन्हें डेली क्या लेना है? इंसुलिन इंजेक्शंस लेने हैं, क्योंकि इनको टाइप 1 डायबिटीज है, और जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। उस डायबिटीज को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। द राइटर वुड नॉट अग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट। राइटर इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता है? नहीं करता है, नॉट को नहीं भूलेंगे। एग्जाम में प्रेशर होता है, प्रेशर में हम लोग ना वर्ड्स को ठीक से पढ़ते नहीं है, हम लोगों को लगता है बस जल्दी जल्दी पेपर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर बहुत अच्छे से आराम से मिल जाएंगे। पैनिक करोगे, एंग्शियस हो जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा आंसर्स को आइडेंटिफाई करने में, है ना? तो अब जो आंसर होगा बेटा आपका, वो जो आपका आंसर होगा वो होगा द राइटर वुड नॉट अग्री। अच्छा, यहां पर ना इन्होंने एक्सेप्ट भी लिख दिया, यहां पर इन्होंने एक्सेप्ट भी लिख दिया। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, मतलब इससे हटके। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा। तो राइटर वुड नॉट अग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट। राइटर इनमें से किसी भी स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता होगा, लेकिन एक को छोड़कर। वो कह रहे हैं लेकिन एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई एक तो यहां पर होना ही चाहिए, क्योंकि यहां पर नॉट आ गया तो नॉट के बाद एक्सेप्ट आ रहा है, विच सिंपली मींस इनमें से कोई पर भी अग्री नहीं करेगा, लेकिन कोई तो होगी जिस पर वो अग्री करेगा। कोई तो होगी जिस पर वो क्या करेगा बेटा? अग्री करेगा। तो आंसर क्या होगा? बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू यूज डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी। पैंक्रियास डज नॉट मेक इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज इज मोर कॉमन। देयर एग्जिस्ट अ क्योर फॉर डायबिटीज। ठीक है, यानी कि बोथ टाइप ऑफ डायबिटीज अफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू यूज डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी। अच्छा, हम लोगों ने भी 2-3 पैसेजेस पढ़े थे, क्या आपको उसमें आंसर मिला था? क्या आपको उसमें आंसर मिला था? मुझे तो नहीं मिला था बेटा। देखो देखो, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने आई थिंक 3rd तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 4th कह रहा है हमसे बोथ टाइप्स अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू यूज डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी। पहला पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है बेटा? दूसरा कुछ दिख रहा है, द ब्लड कैरीज द ग्लूकोज और शुगर। अब उसका प्रोसेस बता दिया उन्होंने यहाँ पर सारा का सारा हमको प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, आगे पढ़े। आगे वो क्या कह रहा है? इन बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज हाउएवर दिस नॉर्मल प्रोसेस malfunctions, a gland called the pancreas found just behind the stomach make insulin. In people with insulin dependent diabetes, the pancreas does not produce insulin at all, so they take daily insulin injections to survive. This condition usually begins in childhood and is known as type 1 diabetes. देखो क्या लिखा हुआ है, समझ तो आ रहा है मैम, समझ तो आ रहा है, पर आंसर क्या होगा? पर आंसर देयर इज नो क्योर फॉर डायबिटीज येट, देयर इज नो क्योर फॉर डायबिटीज येट। एक पॉइंट और मिल गया, 3 पॉइंट्स तो हमको मिल गए हैं बेटा, 3 पॉइंट्स तो हमको मिल गए हैं। मुझे लगता है मुझे आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू यूज डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी। ये तो है, पॉइंट लिखा हुआ है। पेंक्रियास डज नॉट मेक इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज इज मोर कॉमन।
देयर एग्जिस्ट अ क्योर फॉर डायबिटीज। हाँ जी, क्या आंसर होगा? आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? क्योंकि मैं ना यही समझ रही हूँ कि भाई मेरे बच्चे मेरे साथ आंसर कर ही रहे हैं, ठीक है। वो किसी भी स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता होगा लेकिन एक को छोड़कर, वो किसी भी स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता होगा लेकिन एक को छोड़कर। मुझे लग रहा है पेंक्रियास डज नॉट मेक इंसुलिन, उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं है ये। हमें आंसर ना हमारा पहले ही मिल गया था बेटा, क्योंकि आंसर बहुत सिंपल वर्ड्स में सेम लिखा हुआ है जो पैसेज में है। बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू यूज डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी। फिर उसका प्रोसेस पूरा का पूरा गिवन था। अगर आपको याद हो 6 या 7 पैसेज ऐसा है जिसमें ये मेंशन है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अभी मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता, अभी हम हमारे आंसर्स को क्रॉस चेक करेंगे। आंसर्स को क्रॉस चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप लोगों पर डालती हूँ। आंसर्स इसी में ही है, चेक करेंगे, क्रॉस चेक। आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठना सो दैट आपको मालूम पड़ जाए कौन से आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसमें आंसर्स भी हैं, अभी दिखाती हूँ। स्टेट द मेजर फंक्शन या फंक्शंस ऑफ इंसुलिन एज मेंशन्ड इन द पैसेज। 1 नंबर का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। तो आपकी जो वर्ड लिमिट जाएगी मेरे बच्चे, वो जाएगी 10 से 20 वर्ड्स की। 10 से 20 वर्ड्स के विद इन, यानी कि 10 इज द मिनिमम एंड 20 इज द मैक्सिमम। आपका जो आंसर रहेगा वो इसी बीच रहेगा। स्टेट द मेजर फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज मेंशन्ड इन द पैसेज। इंसुलिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है वो पूछ रहा है। चलिए कहां पर लिखा हुआ होगा? In response to this rise, the hormone insulin is released into the bloodstream, which signals the body tissues to burn. अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, ये हम पैसेज नंबर कौन सा? पैसेज 4 पर हैं, जिस पर अभी हम हैं, है ना? है ना जी। यहां पर कहीं ना कहीं आंसर मुझे लग रहा है कि हमें इसी में ही मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इन रिस्पॉन्स टू दिस राइज द हार्मोन इंसुलिन इज रिलीज्ड आ गया बेटा इनटू द ब्लड स्ट्रीम विच सिग्नल्स द बॉडी टिश्यूज टू बर्न द ग्लूकोज फॉर फ्यूल। The glucose for fuel, which causes blood glucose levels to return to normal. The glucose that the body does not use right away is stored in the liver, muscle और fat। ये तो हमारे यूज का ही नहीं है, क्योंकि ये हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो मुझे ऐसा लगता है आंसर यही है। इन रिस्पॉन्स टू दिस राइज द हार्मोन इंसुलिन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। यहां से होगा आंसर। द hormone insulin is released into the bloodstream which signals the body tissues to burn the glucose for fuel। आपका आंसर सिर्फ यहीं तक ही रहेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मैं वहां पर कैसे लिखूंगी, मैंने यही मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये रहेगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखा दो मैम। चलो, इजी लगता है जब आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ते पढ़ते इजी लगता है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट इन्फेरेंस विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। The best way for treating non-insulin diabetes focuses on maintaining a normal weight and eating a। ये तो हमें मिल ही जाएगा बेटा, ये तो हमें मिल ही जाना चाहिए। चलो स्टार्टिंग से दिखा देते हैं आपको। यहां पर तो मुझे लग रहा है कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। यहां पर भी नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर लिखा हुआ है? नो मैम, यहाँ पर भी नहीं है। ये तो हमने अभी अभी देखा है मैम, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले में होना चाहिए मैम। इन बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज हाउएवर दिस नॉर्मल प्रोसेस मालफंक्शंस अ ग्लैंड कॉल्ड द पैंक्रियास फाउंड जस्ट बिहाइंड द स्टमक मेक्स इंसुलिन। यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा है। People with non-insulin dependence usually produce some insulin in their pancreas, but their body's tissues do not respond well to the insulin signal and therefore do not metabolize the glucose properly, a condition known as insulin resistance। यहाँ पर आंसर होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, ठीक है। Particular attention to a proper balance of the different food groups, a normal weight and pace, particular attention to a proper balanced of the different food groups, ठीक है। क्योंकि देखो ये कह रहा है बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। एक बार पढ़ ले, वो क्या कह रहा था? नॉन इंसुलिन कह रहा था क्या वो हमसे क्या कह रहा था? ये रहा, नॉन इंसुलिन डायबिटीज फोकसेस ऑन मेंटेनिंग अ नॉर्मल वेट एंड ईटिंग यही कह रहा है बेटा, यही कह रहा है जो भी अनुष्का मैम ने तुमको बताया है। टू देखो मेंटेन अ नॉर्मल वेट, यही आया है। एंड पेज पर्टिकुलर अटेंशन टू अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ द डिफरेंट फूड ग्रुप्स। एंड पेज से लेके ये आपका आंसर हो जाएगा 4th। आपका आंसर हो जाएगा
फोर्थ। देखो कितना इजी है आंसर्स को ढूंढना, क्योंकि जब आप पैसेज के आंसर्स पहले पढ़ लेते हो ना तो आपके माइंड में आंसर्स बैठे हुए होते हैं। मैं यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, क्योंकि ना मेरे पास स्क्रीन ये है, अब मैं दूसरी स्क्रीन में हाफ ऑफ द स्क्रीन में तो क्वेश्चंस नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि आपको दिखेंगे ही नहीं, है ना। इसीलिए हम लोगों को बार बार क्वेश्चंस देखने पड़ रहे हैं। एज क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चंस को पहले देखोगे, आप लोगों के लिए लिटरली बेटा, ट्रस्ट मी, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ इंक्रीज फ्रॉम वर्ड्स यूज्ड इन द लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ बता दिया उन्होंने, हमें एक हिंट दे दिया कि जो लास्ट पैराग्राफ है ना जी, वहां से जो आपका वर्ड है इंक्रीज, इसका ऑपोजिट फाइंड आउट करिए। पैनल, रिच, एलिविएट या मेंटेन। पैनल, रिच, एलिविएट या मेंटेन। हाँ जी, वो हमसे आंसर पूछ रहे हैं। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा? आंसर पूछ रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ देखना चाहते हो? क्योंकि मुझे तो आंसर पता है, देखो, है ना, देखो ये रहा लास्ट पैराग्राफ, यही है, 7th ही है ना। हाँ जी, चलिए ये रहा लास्ट पैराग्राफ। देयर इज नो क्योर फॉर डायबिटीज येट, हाउएवर देयर आर वेज टू एलिविएट। अभी तक कोई क्योर नहीं है डायबिटीज का, अभी तक कोई भी इलाज नहीं हुआ है। क्योर मतलब कि जिससे इंसान कंप्लीटली रिकवर हो जाए डायबिटीज से, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन वो कह रहा है हाउएवर, लेकिन देयर आर सम वेज टू एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है मिनिमाइज, मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज। क्या हमें आंसर मिल चुका है? आगे पढ़ने की जरूरत है? नहीं है मैम, हमसे उन्होंने ऑपोजिट पूछा है और हमको आंसर मिल चुका है। आंसर है हमारा सी, एलिवेट। देखो बेटा कितने फ्री के मार्क्स होते हैं, कितने फ्री के मार्क्स होते हैं, ये 1 मार्क आपको ऐसे ही मिल गया। ठीक है, चलिए Justify the following statement. Insulin resistance is a problem commonly found in non-insulin dependent diabetes. Answer in about 40 words. मैंने आपसे कहा ही था 10 से 20 वर्ड्स कहेगा तो 1 मार्क का होगा, 30 से 40 वर्ड्स कहेगा तो 2 मार्क्स का होगा, और आपका 50 से 60 वर्ड्स कहेगा तो 3 मार्क्स का होगा, और 100 से 120 वर्ड्स कहेगा तो ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर हो जाएगा वो आपका। ठीक है, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम लोगों ने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में अभी पढ़ा था, हम लोगों ने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में यहीं कहीं पढ़ा था अभी। ये रहा, ये रहा। In some cases, people with non-insulin dependent diabetes usually produces some insulin in their pancreas, but their body's tissues do not respond well to the insulin signal and therefore do not metabolize the glucose properly, a condition known as insulin resistance. चलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम है जो कि कॉमनली फाउंड की जाती है, कॉमनली मिलती है, हम लोगों को कॉमनली मिलती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जो कि इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होते हैं उन डायबिटिक पेशेंट्स में। अपना आंसर दीजिए इन अबाउट 40 वर्ड्स। अपना आंसर दीजिए इन अबाउट 40 वर्ड्स। अच्छा, क्या ये सच है? ऑब्वियस है बेटा, ये सच है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में मिलती है। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी। तो जो मैंने अभी अभी आपको पैसेज दिखाया, जो मैंने अभी भी आपको पैसेज दिखाया, आंसर भी तो वही है। आंसर भी तो देखो बेटा यही कह रहा है। इस पैसेज के अलावा आपको किसी और पैसेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी पता चला? नहीं पता चला मैम। देखो, पीपल विद नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज यूजुअली प्रोड्यूस, ये जो लोग होते हैं, तो आपने स्टेटमेंट को कैसे, आपने अपने आंसर को कैसे स्टार्ट करना है? जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो ये से स्टार्ट करोगे, यस इट इज ट्रू। ठीक है, दैट पीपल विद नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज यूजुअली प्रोड्यूस सम इंसुलिन इन देयर पैंक्रियास बट देयर बॉडीज, यहां से, बट देयर बॉडीज tissues do not respond well to the insulin signal and therefore do not metabolize the glucose properly, and condition known as insulin resistance. ये आपका आंसर आई थिंक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? ये 4th, 5th एंड 6th है आपका ये आंसर। ये आपका आंसर 6th है। आंसर्स आप लोग मैच कर लेना जो मेरे एक्चुअल आंसर्स हैं। ठीक है, जो एक्चुअल आंसर्स हैं उनसे आप आंसर्स मैच कर लेना। व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन बिटवीन बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज? आपको क्या लगता है जो टाइप 1 डायबिटीज है एंड टाइप 2 डायबिटीज है, उन दोनों के बीच में क्या ऐसी चीज है जो कि उन दोनों के बीच में कॉमन है? 2 मार्क्स में हमें आंसर दीजिए, 2 मार्क्स में हमें आंसर दीजिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी ना पढ़ लिया था बेटा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं जो दोनों तरह की डायबिटीज होती हैं, ठीक है,
मैंने अभी आपको आंसर भी बताया था, आई थिंक आंसर हम लोगों ने पढ़ा था। बोथ टाइप्स अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू यूज डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी। बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जी, बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज अफेक्ट, both types of diabetes can cause some long term health problems। देखो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं वो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं कि भाई ऐसा हो जाता है टाइप 1 से, ऐसा हो जाता है टाइप 2 से, ऐसा हो जाता है। क्यों इतने सारे को अगर हमने सम अप करना हो, इतने सारे को अगर हमने क्या करना हो बेटा, सम अप करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं वो, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका आंसर बहुत सिंपली ये देना है। क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देती हूँ बेटा, आप आंसर क्या देंगे, क्योंकि अगर आपने इतना पैसेज पढ़ लिया तो इतनी चीज तो कॉमन हो गई होगी कि दोनों डायबिटीज के बीच में जो कॉमन है वो है लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो है लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बेसिकली शॉर्ट में लिख दिया है, इसे आप अपनी तरफ से एक्सपेंड कर लीजिएगा। 2 मार्क्स का है तो विच मीन्स 30 से 40 वर्ड्स में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज द थिंग basically what is common between both types of diabetes, according to the passage the long term health problems is common between both types of diabetes, long term health problems। टेंशन मत लो, 30 वर्ड्स मिनिमम होते हैं, 30 वर्ड्स आपके मिनिमम हो जाएंगे। थोड़ा सा तो क्वेश्चन से भी लोगे और थोड़ा सा पैसेज से भी उठाओगे। मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया है, स्टेट द कोरिलेशन बिटवीन टाइप 1 डायबिटीज एंड एज इन अबाउट 40 वर्ड्स। एक कोरिलेशन बताना है इनका, क्या आपस में जो कनेक्शन है वो क्या है, टाइप 2 डायबिटीज का और एज का इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स मैक्सिमम उन्होंने बता दिया है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। स्टेट द कोरिलेशन बिटवीन टाइप 2 डायबिटीज एंड एज इन अबाउट 40 वर्ड्स। टाइप 2 डायबिटीज और एज इन अबाउट 40 वर्ड्स। हाँ जी, पैसेज नंबर 2 में टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात की थी हमने, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात की थी उन्होंने। While eating for instance does not cause, it only causes weight gain. Scientists do not fully understand why obesity increases someone's chances of developing diabetes, but they believe obesity is a major factor leading to type 2 diabetes। ठीक है, because this type of diabetes, देखो यहाँ से आएगा आंसर, because this form of diabetes usually, diabetes 2 usually begins in adults over the age of 40। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, it is called adult onset diabetes। इसके सिम्टम्स यूजुअली धीरे धीरे होते हैं, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता लगते हैं। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, इसी को ये यहाँ से लेके यहाँ तक को अब अपने खुद के वर्ड्स में लिख दो। ठीक है, अब अपने खुद के वर्ड्स में यहाँ तक लिख सकते हो। आपका आंसर मैंने आपको बेसिकली यहाँ पर बता दिया कि आपका आंसर जो है वो पैसेज नंबर आई थिंक 1 में है। ठीक है, पैसेज 1 में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, पैसेज 1, आंसर इन पैसेज 1। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ पर लिखूंगी ना, इट विल बी बोरिंग फॉर यू, आपके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग सा हो जाएगा वो, है ना। सेलेक्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। 1 मार्क का है, अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज, प्रिवेंटिंग डायबिटीज, राइजिंग कंसर्न ऑफ डायबिटीज एंड ओबेसिटी। चलिए, हमें ये बताना है कि कौन सा, मैं इसलिए साइड हट रही हूँ बार बार ताकि आप क्वेश्चन को ठीक से देख पाओ, है ना। क्या हमें इसमें उन्होंने ये बताया कि ऐसे बच सकते हैं हम? नहीं। क्या उन्होंने हमें ये बताया कि कितने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, डराने के लिए बताया? नहीं। डायबिटीज और ओबेसिटी के बीच का एक कोरिलेशन बताया है? नहीं मैम, उन्होंने हमें बताया है कि डायबिटीज 1 कैसी होती है, डायबिटीज 2 कैसी होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या कॉमन होता है, कब कब हो सकती है, कौन कौन सी एज से होती है। टाइप 1 आपकी यूजुअली चाइल्डहुड से होती है एंड टाइप 2 यूजुअली आपकी 40 एज, जो आप एज 40 हिट करते हो उसके आसपास आपकी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये सारी चीजें इसमें मेंशन है, यानी कि आंसर हमें क्या मिल गया है, अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज। ठीक है जी, है इज द आंसर्स। यहां आपको बेटा आंसर्स मिल गए हैं। ठीक है, ये सबके आंसर्स हैं, आप खुद चेक कर लीजिएगा। मैंने आंसर्स इसलिए लिख के दिए ताकि आप खुद चेक कर लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा जो हमने यहां पर किया है क्या हमने वो सही किया भी है कि नहीं किया। नाउ स्टार्टिंग विद द, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पैसेज नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम लोग। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज नंबर 2। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। वो कह रहे हैं इस टेक्स्ट को रीड करो, बट अनुष्का मैम ने कहा था सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करो। जब आप क्वेश्चंस को रीड कर लेते हो यू विल फाइंड द आंसर्स विद इन मिनट्स। चलिए क्वेश्चंस दिखा दूं, तैयार हो क्वेश्चंस देखने के लिए? चलो मैं क्वेश्चंस दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है जी,
Here's the question. Answer the following questions based on given passage. आंसर करिए जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, जो पैसेज हमें गिवन है, उसके बेसिस पर जो हमें आंसर्स हैं वो देने हैं इन क्वेश्चंस के. What? क्या? According to you. बेटा पूछ रहा है what, वो पूछ रहा है what, वो क्या पूछ रहा है? what पूछ रहा है. What according to you makes the adolescents susceptible to social media overuse? Answer in about 40 words. ठीक है, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स. चलिए आंसर दे दीजिए. अच्छा क्या समझ में आ रहा है पहले तो मुझे ये बताओ, क्या समझ में आ रहा है आपको क्या होगा ये? हाँ जी. What according to you makes the adolescent susceptible to social media overuse? Answer in about 40 words. अच्छा adolescent basically वो एज होती है, मैं आपको बता देती हूँ. adolescent basically आपकी 13 to 17 years होती है. 13 से 17 years को आप क्या बोलते हो? adolescent बोलते हो. And susceptible का मतलब होता है जो कि आपको नुकसान दे. हाँ, जो कि जिसका आपको क्या हो, बेसिकली डिसएडवांटेज ही हो, आपको कोई फायदा ना हो. ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या चीज, वो पूछ रहे हैं क्या आपके अकॉर्डिंग जो कि एडोलेसेंट्स को क्या नुकसान पहुंचाती है, उनको किसी ना किसी तरह से गलत तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाती है टू सोशल मीडिया ओवरयूज, की वो सोशल मीडिया का ज्यादा यूज कर रहे हैं. आंसर दीजिए 40 वर्ड्स में. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. चलिए ठीक है, वो हमसे आंसर पूछ रहे हैं, हम उन्हें आंसर दे देते हैं. क्या इसमें हमें आंसर कहीं दिख रहा है? इसमें ढूंढो, कहीं ना कहीं आपको कोई वर्ड दिख रहा है, वर्ड ढूंढो इसमें. एडोलेसेंट कहीं वर्ड कहीं मिल रहा है. ठीक है जी. Adolescents have greater exposure to electronic gadgets like smartphones at a much younger age. The introduction of internet and the launch of low-cost data packages in 2016-17 has put India on the global map for large-scale consumption of mobile data, with the active social media users going up to 197 million, 14% of the population. 14% हमारी population की, total population की इंडिया की 14% ऐसी है जो कि सोशल मीडिया को यूज करती है. ठीक है. For adolescents, phone-based communication is an important way to maintain their social relationships. The use of social media websites then is one of the most common activities that has become an integral part of their day-to-day life. Integral का मतलब होता है important. Integral is उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं, जिसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं. This is why making them more prone to social media overuse or addiction, which may have a deleterious effect on the physical and psychological health. Hence it became important to study the pattern of social media usage and associated physical and mental health issues among pre-university college students, as they are the vulnerable group. ठीक है, चलो अब यहाँ पर तो हमें आगे आगे उसके बारे में पता चल रहा है. जो हमें आंसर मिल सकता है वो हमें आंसर यहीं पर ही मिल सकता है बेटा. हमें आंसर कहाँ मिल सकता है? हमें आंसर मिला था यहाँ पर. For adolescents, phone-based communication. For adolescents, phone-based communications, या आप कह लो, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? Adolescents have greater exposure to electronic gadgets. यहाँ तक लिख लो. ठीक है जी, यहाँ तक लिख लो. मैम फिर क्या करेंगे? मैम फिर क्या पैसेज नंबर दूसरा देखेंगे हम? बताओ फिर क्या करेंगे? मैम क्या हमें यहाँ तक लिखना जरूरी है? अच्छा चलो, तुमको लग रहा होगा कि मैम आंसर्स बनाने की जरूरत है क्या, कि हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा? मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर दे दूं. ये रहा डायरेक्ट आंसर. फोन बेस्ड कम्युनिकेशन इज एन मोस्ट, ये पूरा का पूरा, ये रहा पूरा आंसर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. और लास्ट में आप लिख सकते हो, दिस इज व्हाई ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया ससेप्टेबल टू द एडोलेसेंट्स लाइफ. ठीक है, या लाइफ, या फिर आप यहीं तक ही लिख सकते हो. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया. आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके सामने आपको मिल चुका है. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन, इनमें से कौन सा जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टडी. पढ़ने के लिए कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू एक्सेस द हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सोशल मीडिया यूसेज. टू एक्सेस एंड कंपेयर, एक्सेस का मतलब होता है उसके बारे में डेप्थ पता करना, एंड कंपेयर द प्रेवलेंस ऑफ सोशल मीडिया इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. टू एक्सेस द वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड, है ना बेटा, रिलेटेड है, related to social media usage. To access and compare the prevalence of social media in different organization. अब आप कहेंगे मैम बी और डी सेम है, बी और डी में अलग है. ये पर्टिकुलर की बात कर रहा है, ये डिफरेंट की बात कर रहा है. ये पर्टिकुलर की बात कर रहा है बी ऑप्शन, और जो डी ऑप्शन है वो
अलग डिफरेंट डिफरेंट की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है जी। तो मेरे को तो आंसर मालूम है, देखो नॉट बिकॉज कि मैंने बनाई है पीपीटी इसलिए मुझे पता है, बट क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे थे उससे मुझे आंसर का थोड़ा सा आइडिया लग गया। बेटा कितना ही याद रखेंगे हम भी, है ना, ऐसा नहीं है कि याद करके आई हूँ सारे आंसर्स को, बट अंदाजा लग गया कि आंसर ये होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टडी टू एक्सेस द हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सोशल मीडिया यूसेज। भाई ये तो हमें देखना चाहिए ना कि कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जो जुड़ी हुई है। एसोसिएटेड का मतलब है तो जो कनेक्ट है, जुड़ी हुई है किससे, सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया को यूज करने के लिए। टू एक्सेस एंड कंपेयर द प्रेवलेंस ऑफ सोशल मीडिया इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बात करने के लिए हमारे पास, हमें एक्सेस करने के लिए होता है। टू एक्सेस द वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया यूसेज, टू एक्सेस एंड कंपेयर द प्रेवलेंस ऑफ सोशल मीडिया इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जो नहीं है वो ये है कि एक पर्टिकुलर का करने का क्या मतलब बनता है, करना है तो हर तरह के एज ग्रुप का करोगे ना, करना है तो सबके लिए करोगे, तो ये है बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। Now coming to the question number 3, give one reason for the rise in active social media users in India। एक रीजन दीजिए बेटा इस चीज को बताने के लिए। राइज का मतलब होता है मैप ऊपर की तरफ जा रहा है, मैप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स इन इंडिया, एक रीजन दो। ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि भाई जो ज्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो सोशल मीडिया को यूज क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है, एक रीजन दीजिए। अगर आपको मालूम हो बेटा, अगर आपको मालूम हो, हम लोगों ने अभी पैसेज नंबर 1 देखा था जिसमें हमने कहा था 2016-2017 ईयर में लो कॉस्ट नेट का जो इंटरनेट डेटा है, इंटरनेट की कॉस्ट है वो कम हो गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा था 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुकी थी, 197 मिलियन, आई थिंक कुछ ऐसा ही है। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देती हूँ, आंसर वही है, 101% आपका आंसर यही है बेटा, ये रहा आपका आंसर। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड लॉन्च ऑफ लो कॉस्ट डेटा पैकेजेस इन 2016-17। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने आपसे ऐसे क्यों कहा था जब मैंने पैसेज स्टार्ट करवाया था कि बेटा पहले से आपको ये मालूम होना चाहिए, पहले से आपको क्या पता होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि जो आप अभी कर रहे हो, मतलब कि आपको इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट नंबर, इंपॉर्टेंट ईयर, इंपॉर्टेंट मंथ, कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको अंडरलाइन कर दो, सो डेट आपको ना आंसर फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। और ये आप किसी भी ग्रेड में कर सकते हो, 12th के बाद आप कोई भी एग्जाम देते हो, उसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है, वहां भी आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ऐसा नहीं है ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ 12th के लिए ही आप अडॉप्ट करेंगे। आप ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, इस पर ध्यान दे सकते हो। तो अभी देखो कि जो लॉन्च ऑफ लो डेटा पैकेजेस है, लो कॉस्ट डेटा पैकेजेस है 2016-17 में, उन्होंने इंडिया को ग्लोबल मैप पर लार्ज स्केल कंजम्पशन ऑफ मोबाइल डेटा में विद एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स गोइंग अप टू 197 मिलियन विच इज इक्वल्स टू 14% ऑफ द पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, 3 का आंसर है। ठीक है, आंसर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख देती हूं कि जो इसका आंसर है वो पैसेज 1 में है। पैसेज 1 मैंने इसके नीचे लिख दिया है बेटा, पैसेज 1 लाइन लिख दूं, वो जो नंबर है वो लिख देती हूँ 2016-2017 में जो वो लो कॉस्ट डेटा पैकेजेस इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसे यूज करके। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सर्वे were asked to answer about the, जो पार्टिसिपेंट्स से सर्वे किया उनसे कहा गया आंसर देने के लिए अबाउट द अकेडमिक यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, नॉन अकेडमिक यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, सोलर यूसेज ऑफ अकेडमिक सोशल मीडिया और नन ऑफ दीज। हाँ जी, और नन ऑफ दीज। मैं रीड कर रही हूं, आप मुझे आंसर दीजिएगा। मैं रीड कर रही हूं, आप मुझे आंसर दीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा कि सोबर, यहाँ पर कुछ सोबर आपका मेंशन होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से आउट होते हैं। आउट होते हैं का मतलब है कि यहाँ पर फिट नहीं होते बेटा। 2 ऑप्शन आपको मैं दे देती हूँ, या तो एकेडमिक है या तो नॉन एकेडमिक है। जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, पढ़ ले एक बार उनके बारे में, मुझे आंसर मालूम पड़ गया है। थोड़ा सा ना लॉजिक भी लग जाता है यार। From both government and private PU colleges, each participant was administered a pretest and semi-structured questionnaire as a study tool. They were asked to answer about the non-academic, ये ना बेटा non-academic usage। non-academic का मतलब है जहां पर आपको काम नहीं है फिर भी आप अलग अलग वेबसाइट्स को ओपन करके मूवीज देख रहे हो, मूवीज डाउनलोड कर रहे हो, सॉन्ग्स देख रहे हो। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें हैं, फेसबुक यूज कर रहे हो, ट्विटर यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो। ठीक है, तो देखो आई एम नॉट इन अगेंस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट मुझे लगता है कि हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिटेशन हो, मतलब हर चीज का ना एक रूल, एक शेड्यूल होना चाहिए कि भाई मुझे इतनी ही देर सोशल मीडिया यूज करना है। देखो आप एक बार मेरी बात मानोगे, आप लोग भी सारे के सारे अग्री करोगे कि जो हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं ना,
हम जो स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहते हैं, आप एक बार देखने बैठो आपको पता नहीं चलेगा आपका टाइम कहाँ चला गया। पर आप मुझे बताओ, क्या वो टाइम अगर आप कहीं और लगाते तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता? होता ना, है ना? तो वो वाली चीज है। ये आपका आंसर हो गया नॉन अकेडमिक। आंसर क्या हो गया मेरे बच्चा? नॉन अकेडमिक। आ गया समझ में? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5th, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टेट अ पॉइंट टू चैलेंज। चैलेंज मतलब कि जो इसके अगेंस्ट में बोले, चैलेंज द गिवन स्टेटमेंट। हायर सोशल स्टेटस एंड परचेजिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सोशल मीडिया एडिक्शन। आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में पूछ रहे, फिर भी 1 मार्क लिख रहे हैं, ठीक है? अपन को क्या है, 30 मार्क्स 30 वर्ड्स में भी दे दोगे तो भी ठीक है। ठीक है जी, चलो। स्टेट अ पॉइंट टू चैलेंज द गिवन स्टेटमेंट, हायर सोशल स्टेटस एंड परचेजिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सोशल मीडिया एडिक्शन। हाँ जी, हायर सोशल स्टेटस एंड परचेजिंग कैपेसिटी। हायर सोशल स्टेटस एंड परचेजिंग कैपेसिटी, हाँ जी, वो हमसे कह रहे हैं हमें आंसर दीजिए, हमें आंसर दीजिए। ठीक है, चैलेंज करते हुए। पहली बात तो देखो, फिगर्स इन पैरेंथेसिस इंडिकेट परसेंटेजेस, देयर वाज नो डिफरेंसेस इन द, एक बार देख ले। देखो बेटा ये है, देखो बेटा एक बार ये देख लो, एक बार गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड टोटल। यहां तक अगर आपने सब कुछ देख लिया है तो आप ये देखो कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और टोटल। ठीक है, ग्रेडिंग हमने दे दी है। और ये वो कह रहा है कि ये वो चीज है जो कि बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। ये हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन ने हमसे बहुत सिंपल सी एक चीज पूछी थी। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था हायर सोशल स्टेटस और परचेजिंग कैपेसिटी के डायरेक्टली लिंक है सोशल मीडिया एडिक्शन से। आंसर दो बेटा, ये अनट्रू है। पहली बात तो ये अनट्रू है मैम, ये सच नहीं है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। तो बेटा ये वही है कि ये सच नहीं है, ये अनट्रू है, क्योंकि कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आप ये कह सकते हो कुछ खास डिफरेंस नहीं है मैम। सोशल मीडिया स्केल कंप्राइज 10 क्वेश्चंस, इच गिवन अ स्कोर रेंजिंग। ठीक है, ये तो पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं, ये रहा आंसर। There was no difference in the prevalence of social media addiction between government and private PU college study subjects, contrary to the assumption that private college subjects will be more prone to social media addiction due to higher social status and purchasing capacity. वो कह रहे हैं कुछ खास डिफरेंस नहीं है, no as such difference, no as such difference। आप ऐसे करके यहाँ पर अपने खुद की वर्ड्स में लिख सकते हो, अपने खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। This is untrue because there is no as such difference between purchasing capacity and higher social status as far as we are talking about द सोशल मीडिया यूसेज। ठीक है जी, ये आपको आंसर मिल जाता है कौन सा? मैं पैसेज 5 डाल देती हूँ, पैसेज 5 लिख देती हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, पैसेज 5। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कंप्लीट द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज अज्यूम्ड दैट प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स विल बी मोर प्रोन टू सोशल मीडिया एडिक्शन, दिस वाज बिकॉज ऑफ देयर। चलो आंसर देना है हमें, आंसर देना है तो पैसेज भी देखना पड़ेगा। मैम आपको तो पता है, तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि मैं चाहती हूं आप भी मेरे साथ साथ आंसर दें। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ आंसर दें। चलिए बताइए, बताइए, चलिए आंसर दीजिए। क्या इसमें आपको दिख रहा है वो आंसर? जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा ना, वो बहुत आराम से लिख भी दिया और लिख भी देंगे वो बच्चे मुझे कमेंट्स में कि मैम अभी अभी आपने करवाया है, अभी अभी आपने करवाया है। देखो बेटा यही तो आंसर है, विल बी मोर प्रोन टू सोशल मीडिया एडिक्शन ड्यू टू हायर सोशल स्टेटस एंड परचेजिंग कैपेसिटी। यहाँ पर आगे आंसर आपने ये लिखना है ड्यू टू हायर सोशल स्टेटस एंड परचेजिंग कैपेसिटी। मैं अगेन इसके लिए मैंने ना ये लगा दिया है। ठीक है, मैं एक बार आपको आंसर भी लिख देती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई मैम ने किसको। ये है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहे हैं आइडेंटिफाई स्टडी टूल यूज्ड इन द सर्वे फ्रॉम द फॉलोइंग थ्री, इनमें से वो स्टडी टूल को फाइंड आउट करें, आइडेंटिफाई करें जो कि सर्वे में स्टडी टूल की तरह यूज किया गया था। यस नो क्वेश्चंस, अ स्केल बेस्ड क्वेश्चन आयर, सम फिजिकल एंड आईक्यू बेस्ड टेस्ट। बताइए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहती हूं आप मुझे आंसर दे दें, और जिन बच्चों ने पैसेज अभी भी पढ़ा था उन्होंने बताया भी, उन्होंने देख भी लिया होगा, जब हम लोग आंसर इससे पहले के दोनों के फाइंड आउट कर रहे थे वहां पर लिखा हुआ था अ स्केल बेस्ड क्वेश्चन आया, अ स्केल बेस्ड क्वेश्चन आया इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। एडोलेसेंट्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज, वो एडोलेसेंट्स जो कि 13 से 17 ईयर्स की एज के बच्चे होते हैं जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास कुछ ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है स्मार्टफोन्स का बहुत ही छोटी उम्र के साथ। बताइए ये बात सच है कि नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ बेटा। ये तो फॉल्स है, इसमें तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि यही एज देखी जाती है सबसे ज्यादा यूज करती हुई सोशल मीडिया को, तो दिस आंसर इज फॉल्स। चलिए ये आपके अगेन बेटा आंसर्स आ गए हैं, आप इनको यहां से क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए नहीं करवा रही हूं क्योंकि बेटा मेरे को तो पता ही है, मैंने जब आंसर्स लिखे हैं तो मुझे मालूम है। ठीक है, पैसेज नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पैसेज 1 पैसेज 2 हो चुका है, पैसेज नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 4 पैसेजेस करेंगे, टोटल 4 पैसेजेस करने वाले हैं हम लोग। मुझे लगता है 4 पैसेज करने के बाद मेरे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हमने आंसर्स कैसे देने हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या पहले टेक्स्ट पढ़ना है, क्या पहले पैसेज पढ़ना है? नहीं पढ़ना है मैम, नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं मैम। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं मेरे बच्चे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। उन क्वेश्चंस के, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो पैसेज आपको गिवन है उसके बेसिस पर। तो द राइटर वुड नॉट अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन पैराग्राफ 3 एक्सेप्ट। इन्होंने ये मेंशन किया पैराग्राफ 3 में कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन है जो राइटर है वो अग्री नहीं करेगा इन गिवन स्टेटमेंट से, लेकिन एक को छोड़कर। उन्होंने दोबारा पूछा, उन्होंने दोबारा बोला लेकिन एक को छोड़कर। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है बेटा बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इसे छोड़कर। ठीक है, चलो स्ट्रेस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अब वो बोल रहे हैं पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 3 खोल लेते हैं, जब वो बोल ही रहे हैं तो 3 खोल लेते हैं, पैराग्राफ 1, 2 एंड 3, ये रहा 3 पैराग्राफ। Stress reduces productivity and pressure to the management of organizations. Today, companies prefer women to men as employees because of the hope that they bring additional qualities such as innovation, patience, and dedication in the workplace. But due to increased pressure for women both at the workplace and at home, they face stress. Thus, any employee will make the maximum effort and give the maximum contribution when kept happy and without any stress. Hence, to increase productivity, it is the responsibility of the employee to keep the employees free from stress. Hence, it is essential to take steps to minimize the effects of determinants of stress. Determinants का मतलब है जो points stress को बढ़ाते हैं, and help individuals and organizations evolve मतलब grow newer and more effective coping strategies. coping का मतलब होता है मैनेज करना। ठीक है जी, चलो आंसर देख लें एक बारी, ऑप्शंस देखेंगे तो आंसर मिल ही जाएगा। स्ट्रेस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेस से प्रोडक्टिविटी होगी? नहीं होगी मैम, ये तो हो ही नहीं सकता। Women face stress only due to increased pressure at home. No beta. An employee will give an average contribution when kept happy and without stress. एक employee आपको सिर्फ average contribution देगा. No. To increase his productivity, the employer should keep his or employees free from stress. मतलब वो कहना चाह रहे हैं अगर productivity को बढ़ाना है तो employer की ये ड्यूटी है कि अपने employees को, चाहे वो मेल employee हो चाहे वो फीमेल employee हो, उसको stress free रखो तो वो ज्यादा productivity देंगे। किसी के ऊपर burden डाल दोगे तो वो कैसे आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी या आउटपुट दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मेरे बच्चे, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे तो वो जो द राइटर वुड नॉट अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट के अलावा बाकी किसी से भी वो अग्री नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर इज, एक सर्टेन अमाउंट का प्रेशर नॉट नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस, जरूरी नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, नेसेसरी फॉर अंडर परफॉर्मेंस जरूरी है लेकिन परफॉर्मेंस को कम करने के लिए, नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस जरूरी है परफॉर्मेंस के लिए, नेसेसरी फॉर फेलियर, फेलियर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर दीजिए, आंसर बेटा आंसर दीजिए। मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चों ना आंसर अच्छे से दे पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो मेरे बच्चों के ऊपर है, बाकी तो देखो मेरे बच्चों के ऊपर है, मेरे बच्चे कैसे आंसर देने वाले हैं।
हाँ जी, चलिए दिखाऊं पढ़ाऊं जो पैसेज पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग। देखो, पैसेज पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है कभी कभी पैसेज को रीड करने से पहले आपकी कॉमन सेंस भी आपको बहुत हेल्प करती है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा बेटा मुझे लगता है कि जो हमारी कॉमन सेंस होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा, वो हमारी बहुत ज्यादा मतलब जो हम यूज कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, वो ये है कि एक सर्टेन अमाउंट का एक लिमिट होनी चाहिए प्रेशर की, वो जरूरी है परफॉर्मेंस के लिए, वो जरूरी है परफॉर्मेंस के लिए। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, आप पढ़ोगे कैसे? अगर आपके पेरेंट्स आपके पीछे नहीं पढ़ते रहेंगे तो आप पढ़ोगे कैसे? अगर टीचर्स आपको नहीं बोलेंगे पढ़ने के लिए, आप पढ़ोगे कैसे? तो यानी कि एक पुश चाहिए होता है, जो हम बोलते रहते हैं ना लाइफ में, एक पुश चाहिए, जो इसने मुझे दे दिया, जो उसने मुझे दे दिया, वही एक सर्टेन अमाउंट का प्रेशर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस। ठीक है, सो बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस। आंसर हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस इन इंडिविजुअल्स। 2 मार्क्स का है, विच सिंपली मीन्स कि हमें 30 से 40 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। 2 मार्क्स का है तो 30 से 40 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। उन सिम्टम्स को मेंशन करिए यहाँ पर जो स्ट्रेस के हो सकते हैं इंडिविजुअल्स में। चलिए पैसेज हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, ये आंसर आपको मैंने यहां पर भी दिखा देती हूँ। व्हाइल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, आपको आपकी लिमिट को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चल चलिए, it leads to stress in these days of competition when a person makes up his mind to surpass which has been achieved by others। हमें वो सिम्टम्स बताने हैं सारे, वो हमसे कह रहे हैं हमें सारे सिम्टम्स बताइए। हाँ जी, बताइए, आपको इस पैसेज में कोई आंसर दिख रहा है तो बताइए मेरे बच्चों, बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ जी, यहाँ पर हमें मेंशन होगा, यहाँ पर बेटा अगर ये मेंशन है तो हमें मेंशन होगा, और जो कि ये रहा, सच साइंस अपीयर इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ये रहा, एज मसल टेंशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, palpitation and high blood pressure, indigestion and hyperacidity. Ultimately, the result is self-destructive behavior such as eating and drinking too much, smoking excessively or relying on tranquilizers। ठीक है, there are other signs है, यहाँ पर symptoms पूछे हैं, ये signs आ गए, तो यहाँ तक नहीं है, हमारा आंसर यहीं तक ही है, हमारा आंसर यहीं तक ही है। ठीक है जी, पैसेज नंबर 5 मेंशन कर रही हूँ मैं आंसर में, पैसेज 5 मेंशन कर रही हूँ मेरे बच्चे में आंसर में। ठीक है, पैसेज 5। चलो नेक्स्ट है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद एन इन्फ्योरेंस विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। द राइटर कोट्स द एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड, एन एडोलेसेंट एंड एन एडल्ट इन पैराग्राफ 5 इन ऑर्डर टू हाईलाइट दैट। पैराग्राफ 5 में जो राइटर हैं उन्होंने हर एज के बारे में बात की है, चाहे वो बच्चा है, चाहे एडोलेसेंट है, चाहे वो एडल्ट है। ऐसा क्यों? ये रहा पैसेज नंबर 5, बताइए। मेरे को तो समझ में आ गया है, अब आप बताइए। मेरे को तो आंसर मिल गया है, अब आप बताइए बेटा। चलिए देखो, स्ट्रेस ना अलग अलग मीनिंग्स लेकर जाता है, स्ट्रेस बहुत अलग अलग तरीके से दिक्कत करता है। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से दिक्कत करता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि किसको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। ये आप अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो पैसेज नंबर 5 को रेफर करते हुए। ठीक है, हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट इन इट्स ओन वे, in their own way or in his own way। ठीक है, every individual is different from in its own way। ठीक है, in his own way। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, जिनकी वजह से हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। कैसी प्रॉब्लम आ सकती है बेटा, कि आपको मसल टेंशन बहुत अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हो सकती है, पैल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन और हाइपर एसिडिटी। इनको मेंशन ना करते हुए आप कह सकते हो कि बहुत ये डिफर करता है बॉडी टू बॉडी कि कौन सा पर्सन क्या क्या सफर करता है। ठीक है, इसका आंसर भी आपका पैसेज 5 ही है, इसका आंसर भी बेटा जो आपका पैसेज
5 ही है। पैसेज 5 में इसका आंसर, यू विल गेट द आंसर इन द पैसेज 5। ठीक है, मिल गया आंसर। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट कह रहे हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ। वो कह रहे हैं ऑपोजिट बताइए। ऑपोजिट बताइए किसका? प्रेज का। पैराग्राफ 5 में कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं, उनमें से इसका ऑपोजिट बताइए। ठीक है, उनमें से ऑपोजिट बताइए प्रेज का। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। ठीक है, स्टेज, लॉस, शॉक या रेप्रीमांड। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5 बोल रहा है। पैराग्राफ 5 में सारे आंसर है बेटा, है ना? लग नहीं रहा तुमको? पैराग्राफ 5 में सारे आंसर हैं। चलिए, ये रहा पैराग्राफ नंबर 5। हमें प्रेज का ऑपोजिट बताने को कहा है उसने। प्रेज का ऑपोजिट बताने को कहा है उसने हमें, है ना? हाँ जी, हाँ जी, है इसमें आंसर? आंसर तो है, आंसर तो है बेटा। हाँ जी। मैं आपको उसी में से बता दूं। जो आंसर है वो है रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का मतलब होता है टू टेल समवन किसी को उसकी गलती के बारे में बताना। टू टेल समवन अबाउट वंस रॉन्ग डूइंग्स। व्हाट कॉजेज साइकोसोशल स्ट्रेस। साइकोसोशल स्ट्रेस का कारण क्या है? साइकोसोशल स्ट्रेस का कारण क्या है? क्या कारण है? व्हाट कॉजेज, क्या कारण है? कॉजेज का मतलब है रीजन। कॉजेज का मतलब है मेरे बच्चे रीजन। ठीक है, व्हाट कॉजेज साइकोसोशल स्ट्रेस। चलिए आंसर दे दीजिए फटाफट से। यहां पर आंसर मिल जाएगा हमें, हमें आंसर यहां पर मिल जाएगा। हमने अभी अभी आंसर पढ़ा था बेटा। जो था ना कि तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, रुको, वी विल गेट द आंसर। टेंशन किस बात की है? टेंशन तो लेने की बात ही नहीं है। ये रहा, ये रहा। व्हेन अ पर्सन, देखो देखो ये रहा आंसर, यहाँ पर आंसर है बेटा। देखो, whenever there is a change in the external environment such as temperature, pollutants, humidity and working conditions, it leads to stress. In these days of competition, when a person makes up his mind to surpass what has been achieved by others, there is an imbalance between demands and resources, what causes psychosocial stress. यहाँ से इन दीज डेज ऑफ कॉम्पिटिशन में ना पैसेज नंबर 2 मेंशन कर रही हूँ आंसर। मैंने कहा था ना हमने पढ़ा है अभी, पैसेज 2 मेंशन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे बच्चे क्या मेंशन कर रही हूँ? पैसेज 2 में यू विल गेट द आंसर। मैंने वहां पर अंडरलाइन, वहां पर बेसिकली मार्क कर दिया। व्हाट डज क्रॉनिक फटीग अकर, हाउ डज इट अफेक्ट अ पर्सन। क्रॉनिक का मतलब होता है डेडली, डेडली, एक्सट्रीमली। हाँ, व्हेन डज, कब होता है बेटा? देखो ध्यान से, व्हाट, व्हाई, हाउ, विच, व्हेन का ध्यान रखना है। व्हेन मतलब कि कब, कब क्रॉनिक फटीग उभरती है और ये एक इंसान को कैसे दुख पहुंचाती है, कैसे दुख दर्द पहुंचाती है। ठीक है, चलो पढ़े एक बारी, इसका आंसर कहां पर है? हाँ ये रहा। Frequent crossings of the limit may result in chronic fatigue in which a person feels lethargic, disinterested and is not easily motivated to achieve anything. ठीक है जी, ये फिर तो ये आगे रीजंस आ गए कि वो उसके साथ क्या क्या हो सकता है।
ठीक है, वो तो आगे रीजंस आ गए। आई थिंक पैसेज नंबर 7 में यू विल गेट द आंसर। मैंने आपको बेसिकली एक आइडिया दे दिया है, पैसेज नंबर 7 में यू विल गेट द आंसर। वो इंसान को कैसे दुख पहुंचाती है वो ये भी पूछ रहा है। तो यानी कि पैसेज नंबर 7 में अगर हम देखें, पैसेज 7 में अगर हम देखें तो हम ये मेंशन कर सकते हैं, दिस में मेक द पर्सन मेंटली अनडिसाइडेड, कंफ्यूज्ड एंड एक्सीडेंट प्रोन एज वेल। ठीक है, एज वेल तक, यहां से लेकर फ्रीक्वेंट से लेके एज वेल तक। ठीक है, मैं पैसेज 7 मेंशन कर रही हूँ बेटा, पैसेज 7 मेंशन कर रही हूँ मैं आंसर में। 7th क्वेश्चन का आंसर पैसेज 7 में है। ठीक है, ठीक है जी, 30 से 40 वर्ड्स के बीच में आपने आंसर देना है। अपनी खुद की लैंग्वेज यूज कर सकते हो, अपने खुद के वर्ड्स यूज कर सकते हो, देख करके वहां पर क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। हाउ कैन द सॉल्यूशंस सजेस्टेड इन द लास्ट पैराग्राफ बेस्ट टू बी डिस्क्राइब्ड। कौन कौन से सॉल्यूशंस बताए गए हैं लास्ट पैराग्राफ में जो कि सबसे बढ़िया है बताने के लिए, सजेस्ट करने के लिए लास्ट पैराग्राफ में जो बताए गए हैं। प्रैक्टिकल, प्रेजेंटेबल, पॉपुलर और प्रीजुडाइज्ड। हाँ जी बताइए। देखो ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसके लिए मुझे वो खोलने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच को, प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकलिटी को अगर आप ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करोगे, सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है। ठीक है, लिस्ट द वेज इन विच अ पर्सन अंडर स्ट्रेस बिहेव्स। जो कि अंडर स्ट्रेस है, स्ट्रेस से नीचे है, अंडर स्ट्रेस, वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे बिहेव करता है। मैम उसके लिए आंसर दिखा दो हमें, ये रहा। अ पर्सन अंडर स्ट्रेस रिएक्ट्स इन डिफरेंट वेज एंड द कॉमन वंस are flight, fight or flee depending upon the nature of the stress and capabilities of a person। ठीक है जी, अगर वो 1 मार्क का बोले तो यहां तक लिख दो। ठीक है, अगर वो 2 मार्क्स का बोल रहा है तो यहां तक लिख दो। ठीक है, पैसेज नंबर 6 में यहां पर लिख रही हूं, पैसेज नंबर 6 2 मार्क्स का बोला है तो मतलब पूरा का पूरा पैसेज 6 में से आप अपने खुद के वर्ड्स यूज करके उसको 30 से 40 वर्ड्स में लिख दीजिएगा। 30 से 40 वर्ड्स में लिख दीजिएगा। अगर आप नहीं लिख पाएंगे, मैम ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, मैं दिखा देती हूँ। इसके आंसर्स भी ये रहे, इसके सारे आंसर्स ये रहे बेटा। पैसेज नंबर 4। नाउ कमिंग टू द पैसेज नंबर 4। पैसेज 4 क्या कह रहा है हमसे, पैसेज 4 क्या कह रहा है। क्या हमें सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है? नो मैम, पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सबसे पहले मैम क्वेश्चंस दिखा दो, मजा आ रहा है करने में। देखो ये तो आपका विजुअल वाला है, इसमें आपको विजुअल इनपुट है बेसिकली। आपको पता है आपके 2 पैसेजेस आते हैं, यानी कि मैं 4 पैसेजेस करवा रही हूँ, विच मीन्स मैंने आपके 2 सैंपल पेपर के पैसेजेस को कवर करवा दिया है। ठीक है, और सैंपल पेपर कह लो या फिर आप ये कह लो कि जो सीबीएसई ने ही रिलीज किए हुए हैं उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए थे, कुछ पैसेजेस, ये जो पैसेजेस हम कर रहे हैं। चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बेटा राइटिंग सेक्शन। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में भी आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं, विच इज आपका नोटिस, आपका फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, आपका रिप्लाई, फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई, देन आपका क्या है आर्टिकल, रिपोर्ट, ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर्स भी है करने वाले हैं। चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पैसेज। ये हमें पैसेज गिवन है, इस पैसेज को जो हमें गिवन है इसके बेस पर हमें क्या करना है बेटा, आंसर्स देने हैं। इसके बेस पर हमने क्या करना है, आंसर्स देने हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। डू यू थिंक द रिसर्चर्स ऑफ द स्टडी aimed to change the students' outlook towards the new career options? Support your answer with reference to the text। अच्छा, हमें बताना है कि आपको ऐसा लगता है जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स ऑफ द स्टडी, जो पढ़ाई के रिसर्चर्स हैं, उनका एम है कुछ के स्टूडेंट्स का आउटलुक चेंज करना नए करियर ऑप्शंस की तरफ। अपने आंसर को सपोर्ट में, अपने आंसर के सपोर्ट में कुछ जो पैसेज में आपको मिल रहा हो कुछ इससे रिलेटेड, उसके रेफरेंस से हमें कुछ बताइए, उसके रेफरेंस से हमें कुछ बताइए। Here is your passage। The average age of India will be just 27 in 2020, which means that the majority of the country will comprise young students and youth. But even now, with the clock ticking, the unemployment crisis is raging the country। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इसका आंसर है, मुझे तो बेटा नहीं लग रहा है कि ये वाला आंसर इसका हो सकता है ना, इस वाले पैसेज में, सॉरी, इसका आंसर हो सकता है ना। तो पहले तो वो कह रहा है डू यू थिंक द रिसर्चर्स ऑफ द स्टडी, उनका ये रहता है जो रिसर्चर्स है, तो पहले तो आप ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, यस द रिसर्चर्स, बिकॉज देखो ये तो बहुत ऑब्वियस है, एक बार आगे पढ़ते हैं।
इफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, यहाँ पर देखो, इफ पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन बिल्ड देयर ओन अवेयरनेस रिगार्डिंग न्यू करियर ऑप्शंस कमिंग अप, न्यू करियर ऑप्शंस आ गया ना, जहां पर न्यू करियर ऑप्शंस दिख जाए वहां पर पढ़ना शुरू कर दो। अगर मैच कर रहा है तो वहीं से ही आपको आंसर मिलेगा। लग रहा होगा बच्चों को कि कैसी बेकार सी ट्रिक बता रही है, क्या ही पढ़ा रही है बेटा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो बेकार सी वाहियात हम लोग जो बोलते हैं ना, कई बार ये ट्रिक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाती हैं। जरूरी नहीं है हर चीज बुकिश लैंग्वेज में हो, हर चीज इंग्लिश में ही लिखी हुई हो, हेडलाइंस इंग्लिश वाली ही अच्छी हो, है ना, ठीक है। तो देखो, देन दे कैन बी अ वेरी हेल्पफुल पार्ट इन देयर चाइल्ड्स करियर डिसीजंस rather than rather than being one of those parents who push their child into one of the most common careers simply because they are unable to understand which area would be the perfect fit for their child। अच्छा जी, इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत है हमें? हमें तो सबसे पहले ये लिखना है, यस द रिसर्चर्स ऑफ द स्टडी एम टू चेंज, पूरा करियर ऑप्शन तक लिखकर फिर हम ये लिख सकते हैं, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज मेंशंस हाउ पेरेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं साइड इसलिए हटी हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि हाउ पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन प्ले अ हेल्पफुल पार्ट इन देयर चाइल्ड्स करियर डिसीजंस बाय मेकिंग द स्टूडेंट, बेसिकली ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके बेटा, ठीक है। ठीक है बेटे, चलिए, तो इसमें से बेसिकली आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें से यू विल गेट द आंसर, ठीक है। देखो यहां तक, देन दे कैन बी द वेरी हेल्पफुल इन देयर चाइल्ड्स करियर डिसीजंस, यहां तक, सिर्फ यहीं तक लेना है, ठीक है। 1 कर देती हूँ। अब देखो लास्ट पैराग्राफ में आंसर है इसका, है ना, और इसका आंसर आपने लिखना है, डू यू थिंक से स्टार्ट करना है। यस, I think the researchers of the study aim to change the students' outlook towards the new career options as mentioned in the last passage, as mentioned in the last paragraph, फिर आप आंसर आगे लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ मेंशन कर देती हूँ बेटा, मैंने सारे आंसर्स ना ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट स्टिल आपको पता तो होना ही चाहिए। व्हाट इज द मेन एसेंस ऑफ द पैसेज, पैसेज, देयर इज अ ह्यूज एसेंस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पैसेज का, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग न्यू प्रोफेशंस अवेलेबल, पेरेंट्स मस्ट बी इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ करियर सिलेक्शन, ओनली 7 प्रोफेशनल फील्ड आर पॉपुलर इन इंडिया। चलिए, इसका आंसर क्या है? हाँ जी, देखें एक बारी, देखो मेरे को तो आंसर पता है, मेरे को तो बेटा इसका आंसर पता है ना। अब आपने मुझे इसका आंसर बताना है। चलिए बेटा, आंसर देखो बहुत सिंपल है, मैं बता देती हूँ। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना, यू विल गेट द आंसर्स विद इन मिनट्स, क्योंकि अभी मैं करूंगी ना तो आप लोगों को टाइम वेस्ट सा लग रहा होगा कि यार कितना टाइम वेस्ट कर रही है। 2 सेकंड 20 सेकंड मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ एक्चुअली कर रहे होंगे ना, वो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पर जंप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर्स पर जंप नहीं करेंगे, मेरे साथ ही कर रहे होंगे सॉल्व, है ना। ऑप्शन ए है बेटा, ठीक है। Which two fields according to the survey was most popular among students? 2 फील्ड के नाम बताइए जो कि सर्वे के अकॉर्डिंग बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच। चलिए, वो हमसे आंसर पूछ रहे हैं, हमें आंसर बताना है। यहां पर देखें एक बारी, हाँ जी, आंसर क्या हो सकता है? What would be the आंसर? आंसर क्या हो सकता है? यहां पर देखते हैं,
देखो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। डायरेक्ट देख लो आंसर, डायरेक्ट देख लो आंसर। देखो अकाउंट्स एंड फाइनेंस 4, 6, 6, 8, ये 23 है और ये 9। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू अस, और जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, पैसेज में इसका आंसर लिखा हुआ है बेटा, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी। इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है जी, ठीक है। विच टू फील्ड, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस आईटी एंड इंजीनियरिंग, ये दो हो गए। ये बेटा दो हो गए, मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया। आप चाहे तो मेरे आंसर में भी देख सकते हो मैंने कैसे लिखा हुआ है। यू विल गेट द आंसर्स within minutes. Complete the given sentence by selecting the most appropriate option. Career counseling can help both the students and dash to get satisfactory results. Career counseling से दोनों को ही बहुत हेल्प मिलती है, स्टूडेंट्स को और किसे, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सर्वे टीम को या एम्प्लॉइज को। बताइए स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके लिए सबसे ज्यादा कंसर्न कौन होता है भाई? स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न उनके पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर बहुत लॉजिक के साथ आंसर पेरेंट्स ही होगा, पेरेंट्स ही होगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ कैन पेरेंट्स बिकम मोर अवेयर? पेरेंट्स कैसे ज्यादा अपने आप को अवेयर कर रहे हैं? बाय यूजिंग द अवेलेबल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, बाय टेकिंग टू देयर चिल्ड्रन, बाय टॉकिंग टू देयर चिल्ड्रन, बाय प्रोवाइडिंग करियर काउंसलिंग टू देयर चिल्ड्रन, बाय फाइंडिंग विच करियर ऑप्शंस आर द बेस्ट फिट फॉर देयर चिल्ड्रन। बताइए जो पेरेंट्स है वो अपने आप को कैसे अवेयर कर रहे हैं, ज्यादा अवेयर कैसे कर रहे हैं? बेटा देखो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके ही वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? बेटर अवेयर कर रहे हैं, बेटर अवेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग द अवेलेबल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स तो हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट ए। चलिए, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टेट अ पॉइंट टू चैलेंज द गिवन स्टेटमेंट। द गिवन स्टेटमेंट, पेरेंट्स नीड नॉट बी अवेयर ऑफ द अपकमिंग करियर ऑप्शंस। पेरेंट्स को जरूरत नहीं है ज्यादा अवेयर रहने की जो अपकमिंग ऑप्शंस हैं, अपकमिंग करियर ऑप्शंस हैं। बेटा हमें तो चैलेंज करना है, तो इसका मतलब ये तो बताना ही है कि राइट है कि रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है कि ये ना गलत है स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये अकॉर्डिंग टू अस ये रॉन्ग है, क्योंकि अभी तो आपने पीछे पढ़ा है कि जो करियर काउंसलिंग होती है उससे पेरेंट्स को, और जो अवेलेबल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनसे पेरेंट्स को बेस्ट फिट करियर ऑप्शन पता चल जाता है अपने बच्चे के लिए। ठीक है, आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग इंडियन स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर फ्यूचर करियर ऑप्शंस इज अफेक्टिंग आवर कंट्री बैडली सिंस। कब से ऐसा हो रहा है? कब से ऐसा हो रहा है? हाँ जी कब से ऐसा हो रहा है? The economic bonus that could have come to India due to its demographic divide। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दूं, डायरेक्ट आंसर बता दूं? हाँ जी, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग इंडियन स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर फ्यूचर करियर ऑप्शंस इज अफेक्टिंग आवर कंट्री बैडली सिंस। देखो अगर उनको उनके मनपसंद करियर ऑप्शंस नहीं समझ में आएंगे, ठीक है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से कम टू इंडिया ड्यू टू इट्स डेमोक्रेटिक डिविडेंड। जो मैंने अभी दिखाया था ना बेटा, वही आंसर है, वही आंसर है। देखो ये रहा, ये रहा। This shocking lack of awareness among Indian students regarding their future career options can spell a death knell for the economic bonus that could have come to India due to its demographic dividend। डिविडेंड तक लिखना है, सिर्फ डिविडेंड तक लिखना है। ठीक है, कैन स्पेल यहां से। ठीक है जी, पैसेज कौन सा है मैम? पैसेज कौन सा है बेटा? मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया, आंसर तो बता ही दिया। पैसेज में पढ़ लोगे जब आपको पता चलेगा भी, तो आप खुद देख लेना। ठीक है, चलो स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये हमें बताना है कि सच है कि गलत है, मतलब कि सही है कि गलत है। द यूथ ऑफ टुडे डू नॉट हैव द काइंड ऑफ स्किल्स द व्यू इंडस्ट्रीज वांट। जो आजकल के यूथ हैं
द यूथ ऑफ टुडे, जो आजकल के यूथ है, डू नॉट हैव द काइंड ऑफ, उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्रीज चाहती है। बेटा क्या बात कर रहे हो, अभी तो हम लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ पढ़ा, तो आजकल के बच्चे तो इतने समझदार हैं कि उन्हें बचपन से पता है कि मोबाइल फोन्स का यूज कैसे करना। और देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रीज को जो चाहिए वो बच्चों में नहीं है आजकल के। मैम ये तो हमने बात दिल पर ले ली, हमारे अंदर बहुत कैलिबर है। फॉल जाइए, ठीक है जी, ठीक है। आई होप हमको यहाँ तक समझ में आता है, आई होप हमें यहाँ तक समझ में आता है। क्या ये 4 पैराग्राफ्स, हाँ जी, तो मैं आप लोगों से ये पूछ रही थी, क्या हम लोगों को ये 4 पैसेजेस क्लियर होते हैं? यस मैम, एकदम क्लियर होते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि क्या हम लोगों को ये 4 पैसेजेस समझ में आते हैं? अब आप कहेंगे मैम इसके आंसर भी तो बताओ हमें, तो बेटा ये रहे इसके आंसर्स, ये रहे इसके आंसर्स, ठीक है, ठीक है जी, सारे आंसर्स इसी में ही हैं इसके, ठीक है। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा राइटिंग सेक्शन, जो कि अगेन विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास। और हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना एक एक्चुअली इसमें लिखना बहुत पड़ता है ना। अब लिखना बहुत पड़ेगा तो विच सिंपली मीन्स कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो मैंने अभी भी हम लोगों ने कंप्लीट किया रीडिंग सेक्शन। आई थिंक रीडिंग सेक्शन के हम लोगों ने 4 पैसेजेस कर लिए हैं। अब बारी है हमारे राइटिंग सेक्शन को कवर करने की, वो है हमारा सेक्शन बी। एज 12th आप लोगों को मालूम है, सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स है, सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल्स है, एंड सेक्शन सी आपका लिटरेचर स्किल्स है, लिटरेचर है बेसिकली। तो रीडिंग स्किल्स कंप्लीट, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा राइटिंग स्किल्स आज का। नंबर 1 जो कि पहला है हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग आप सीबीएसई का अगर आप सिलेबस खोलकर देखते हो, जैसे सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है ना, सेम एज इट इज आप लोगों के अनुष्का मैम ने भी वैसे ही मेंशन किया है। भाई सीबीएसई से बढ़कर कुछ नहीं है ना, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो तो करना ही है। चलिए, इंपॉर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स को हमें ध्यान में रखना है नोटिस करते हुए? अधेयर टू द स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। अधेयर मतलब कि लिमिट लगा दीजिए, 50 वर्ड से क्रॉस ना हो आपकी वर्ड लिमिट। नोटिस वर्ड हमेशा कैप्स में होना चाहिए, हमेशा कैप्स में होना चाहिए। कहां पर? टॉप पर। नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस शुड बी मेंशन। वो मेंशन होना चाहिए किसका है, नेम, प्लेस, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस जो कि नोटिस को इशू कर रहे हैं, वो आप मेंशन करेंगे। एक एप्रोप्रिएट हेडिंग भी देंगे, ठीक है। उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन नोटिस इशू हुआ है। क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, नोटिस ये है जो किसके लिए लगाया गया है ये, ठीक है। पर्पस क्या है नोटिस का? सारी रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको सारी की सारी इसमें लिखनी है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको लिखनी है, डेट, वेन्यू, टाइम, सब कुछ। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स में नोटिस लिखना है। मैम भी आपके लिए नोटिस बॉक्स में लेकर आए। देखो बेटा, राइटिंग सेक्शन को करवाने के लिए अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे मैम सिर्फ क्वेश्चन दिखाकर आंसर वहीं पर लिखने बैठ जाए, तो आप में से कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। मैं आंसर लिख कर लाई हूं, मेरे को आपको लिटरली जो बताना है राइटिंग सेक्शन के पर्सपेक्टिव से, वो ये बताना है कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए, क्या क्या लिख सकते हो आप अपने नोटिस में, कौन सा टेंस आप यूज कर रहे हो, आपका ग्रामेटिकली एरर कहां है कहां नहीं है, और कितने मार्क्स का आपका बनता है, सब कुछ। मार्किंग स्कीम देख लो बेटा, मार्किंग स्कीम भी लाई हूं, ये भी मैंने उसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया है कि एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग, ग्रामर, फॉर्मेट, या फिर किस किस चीज में क्या क्या जाएगा। फॉर्मेट का आपका 1 मार्क है, कंटेंट आपका 2 मार्क्स का है, एक्यूरेसी आपकी स्पेलिंग, एक्यूरेसी जो आपकी स्पेलिंग और ग्रामर के लिए जाएगी वो जाएगी आपकी बच्चे 1 मार्क की। टोटल आपका 4 मार्क्स का नोटिस आएगा, ठीक है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाली हाई पब्लिक स्कूल हैज recently created Cure Green, a dedicated area for local medicinal herbs and shrubs adjacent to the flower garden on campus. As Rachel Tiwari, captain of the Eco Club, draft a notice for the school notice board. School notice board के लिए ड्राफ्ट करना है नोटिस, ठीक है। बच्चों को बताते हुए कौन से क्लासेस के, 11th और 12th के, जिनको हमने गाइड करना है वॉक थ्रू क्योर ग्रीन पोस्ट असेंबली ऑन फ्राइडे 10th जुलाई। इनवाइट करेंगे केयर गिवर एप्लीकेशंस फॉर क्योर ग्रीन। 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। आंसर ये रहा, आंसर ये रहा आपके सामने। बाली हाई स्कूल नोटिस 1 जुलाई 2000 समथिंग जो भी है,
गाइडेड वॉक थ्रू क्योर ग्रीन। अच्छा, इसमें ना आपको ऐसा दिख रहा होगा, आपने ना ये चीज यहाँ पर लिखनी है, आपने ना बेटा ये चीज यहाँ पर लिखनी है। आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैम ने साइड में क्यों लिख दिया, वो एक्चुअली जब मैं डिजाइन कर रही थी ना, उस डिजाइन करते टाइम पर जैसे मैंने टाइप किया ना, तो वो यहाँ पे टाइप हो गया, फिर वो मुझसे यहाँ नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी बेटा, तो ये चीज आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है। गाइडेड वॉक थ्रू क्योर ग्रीन एक अच्छा सा आपको टॉपिक भी देना है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 12th आर hereby informed that our school has recently created Cure Green, a dedicated area for local medicinal herbs and shrubs adjacent to the flower garden. इसी के लिए फॉर द सेम अ गाइडेड टूर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे। एक टूर आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है फ्राइडे को 10th जुलाई आफ्टर असेंबली के बाद, यानी कि प्रेयर के बाद। Further, साथ साथ the school invites applications of all who could volunteer to become caregivers for the dedicated garden. जो उसकी केयर कर सकते हैं, वो जो डेडिकेटेड गार्डन हमने बनाया ना, क्योर ग्रीन जिसे नाम दिया है, उसके लिए जो वॉलंटरीली आने खुद से आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विलिंगली, जिनके अंदर विलिंगनेस है वो आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करेंगे पोजीशन के लिए, किसको, मिस सभी को, बाय 15th जुलाई। ठीक है जी, 5th जुलाई, ठीक है, बाय 5th जुलाई। ठीक है, बाय 5th जुलाई। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। ये जो हमने डेट लिखी हुई है, ये डेट लिखी हुई बेटा हमने 5th जुलाई, 5th जुलाई, क्योंकि 10th को तो है ही। ठीक है, 5th जुलाई। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड रोशनी तिवारी, कैप्टन इको क्लब। रोशनी तिवारी, कैप्टन इको क्लब। अच्छा, यहाँ पर ना रैशल था, यहाँ पर रैशल था, तो मुझे लगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्यों ना इसको रोशनी ही कर दें, क्यों ना इसको हम लोग क्या कर दें, रोशनी ही कर दें। ठीक है जी, मैंने रोशनी कर दिया। मैंने कहा तिवारी जी हैं, फिर रशल तिवारी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, क्यों ना रोशनी कर दिया जाए। रचल का रोशनी कर दिया मैंने, यहाँ रोशनी कर दिया, वहां रोशनी करना मुझसे रह गया। ठीक है, ये तो माइनर सी चीजें हैं। तो आपने बेसिकली नोटिस आपका बॉक्स में है, 50 वर्ड्स की लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। यहाँ पर मैंने कहा था कि नेम, ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ आपका ऊपर आना चाहिए, जो कि आ चुका है डेट नोटिस के साथ, और लास्ट में आपने ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द नेबरहुड वॉच स्कीमा जस्तीनापुर सेक्टर D3 सोसाइटी, ड्राफ्ट नोटिस फॉर द सोसाइटी नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग रेजिडेंट्स अबाउट द चेंज ऑफ पर्सोनल हेड सिक्योरिटी। भैया आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो सोसाइटी है वहां का सिक्योरिटी गार्ड का जो हेड पर्सोनल है वो चेंज होने जा रहा है, तो आपने सारे रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, अपनी सोसाइटी के सारे रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, बताना है, आपको एड्रेस गिवन है, आप सेक्रेटरी हैं। ठीक है जी, नेबरहुड वॉच स्कीमा के जस्तीनापुर सेक्टर D3 सोसाइटी about the change of personal head security gate to and share necessary details also include the news of installation of the much awaited security camera। much awaited का मतलब जिसका हमें सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी वो, यानी कि much awaited security camera on the eastern periphery of the society। चलिए, तो नोटिस ऑब्वियस है बॉक्स में होगा। सबसे पहले ये लिमिट हम लोग, जो हमारा पॉइंट था, ये हम लोग जो टिप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ये अगेन ये वाली सारी चीज बेटा यहाँ पर आ जाएगी, ये सारी चीज यहाँ पर आ जाएगी मिडल में। ठीक है, ऑल द रेजिडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ऑल द रेजिडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सारे रेजिडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है, सारे रेजिडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है। क्या इन्फॉर्म किया जाता है, क्या इन्फॉर्म किया जाता है बेटा? हाँ जी, देखो बेटा, ये नोटिस और ये तीनों चीजें, यानी कि नंबर 1 जस्तीनापुर सेक्टर D3 सोसाइटी, नोटिस एंड चेंज ऑफ पर्सोनल, ये तीनों चीजें आएंगी मिड में। ठीक है, मिड में आएंगी। ठीक है, और ये जो आपकी डेट रहेगी वो यहीं पे ही रहेगी, वो यही साइड में ही रहेगी। ठीक है, ऑल द रेजिडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट देयर हैज बीन एज चेंज ऑफ पर्सोनल हेड सिक्योरिटी फॉर गेट 2। द डिटेल्स ऑफ द न्यू सिक्योरिटी पर्सोनल आर गिवन बिलो। आपको डिटेल्स तो देनी पड़ेगी ना कि भाई कौन है, नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, तो बताओ। नाम है उसका मिस्टर राजवीर शाह, ऑर्गेनाइजेशन XYZ सिक्योरिटीज, यानी कि कहां से हमने, कौन सी सिक्योरिटीज से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पर्सोनल को हायर किया है, XYZ सिक्योरिटीज। कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दो 987650, जो भी व्हाटसोएवर। फर्दर द सोसाइटी हैज एक्वायर्ड द न्यू सिक्योरिटी कैमरा, ले लिया है न्यू सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम फॉर द ईस्टर्न पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी विच विल बी इंस्टॉल्ड बाय 3rd अप्रैल, जो कि 3rd अप्रैल तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ABC, ठीक है जी, ABC यू आर द सेक्रेटरी, क्योंकि यहाँ पर जब आपको CBSE अगर नाम ही नहीं मेंशन कर रहा है तो आपने ABC या XYZ ये लिखना है। आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है, नंबर नहीं कटेंगे। ABC सेक्रेटरी नेबरहुड वॉच स्कीमा। ठीक है जी, ये हो गया आपका कंप्लीट नोटिस।
इन अ बॉक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई। फॉर्मल तरीके से यानी कि जब आपने अपने ऑफिस में प्रोफेशनली जब आप किसी को इनवाइट करोगे या प्रोफेशनली आपने किसी को रिप्लाई बैक करना है। इनफॉर्मली आप किसी को इनवाइट कर रहे हो या इनफॉर्मली आपने किसी को रिप्लाई करना है, चाहे वो रिप्लाई आपका एक्सेप्टिंग हो, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो डिक्लाइन से रिलेटेड हो, वो दोनों चीजें आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। चलिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। एक इनविटेशन एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ये कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर देती है। इनविटेशन के बारे में, किसका इनविटेशन है, किसको दे रहे हो, किसके लिए है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, क्या टाइम है, और किस चीज का क्या पर्पस क्या है। जो आप इनविटेशन आपने जो बनाया है, जो आप हमें भेज रहे हो, किस पर्पस के लिए, क्या है, मैरिज है, फंक्शन है, मतलब कोई भी इनॉग्रेशन है, ठीक है, न्यू शॉप ओपनिंग है, ठीक है जी, कुछ भी। द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इन्विटेशन देयरफॉर आर, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं वो यहां पर मेंशन है। ओकेजन, नेम या नेम्स ऑफ द इनवाइटी, नेम्स ऑफ द होस्ट, डेट, टाइम एंड वेन्यू, नेम ऑफ द चीफ गेस्ट और स्पेशल इनवाइटीज इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इनविटेशन। ऑफिशियल इनविटेशन यानी कि स्कूल में कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो उनका स्पेशल, वो स्पेशल हो गए, चीफ गेस्ट का नाम यहाँ पर स्पेशल तरीके से, किसी का भी जो चीफ गेस्ट होगा वो आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। किसी के सैलून की ओपनिंग है, कोई इंपॉर्टेंट मतलब कोई बहुत फेमस मुआ आ रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो उनका नाम भी यहाँ पर आ सकता है। रिप्लाईज, रिप्लाईज एक्सेप्टिंग वाले होंगे या तो डिक्लाइन वाले होंगे। फॉर्मल फॉलोअर सेट फॉर्मूला, जो अगर फॉर्मल आप रिप्लाई दे रहे हो तो उसका ये फॉर्मूला रहेगा, मतलब कि ये पॉइंट्स रहेंगे, फॉर्मल वर्ड्स रहेंगे, काइंड इन्विटेशन, ग्रेट प्लेजर, रिग्रेट, रिग्रेट रहेगा जब आप डिक्लाइन करेंगे, काइंड इन्विटेशन एंड ग्रेट प्लेजर, ग्रेट प्लेजर आपका रहेगा जब आप एक्सेप्ट करेंगे, एंड काइंड इन्विटेशन आपका दोनों केस में रहेगा, क्योंकि भाई अगले ने तो आपको प्यार से ही बुलाया है। यूज थर्ड पर्सन दे इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई और वी की जगह आपने क्या यूज करना है बेटा, आपने दे वर्ड यूज करना है, आपने दे यूज करना है, एड्रेस करना है राइटर को, और डेट भी मेंशन करनी ही करनी है, ठीक है जी। चलिए इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग कैसा रहता है। लाइक एन ऑर्डिनरी लेटर, डू नॉट यूज एनी फॉर्मल एक्सप्रेशंस बट यूज इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, यूज फर्स्ट पर्सन। इसमें आप फर्स्ट पर्सन आई और वी यूज कर सकते हो। मैंने आपको फॉर्मेट देने थे, मेन मेरा कंसर्न जो था आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का या वीडियो लेकर आने का, वो यही था कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊं कि आप लोग फॉर्मेट कौन कौन सा यूज करके बना सकते हो, कौन कौन से फॉर्मेट्स को यूज करके आप बना सकते हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है जी। मार्किंग स्कीम, अगेन इसकी मार्किंग स्कीम भी मैंने बोला था कि भाई मार्किंग स्कीम के साथ आऊंगी, फॉर्मेट बताऊंगी, बकायदा टिप्स और ट्रिक्स लेकर आऊंगी, वो सारी चीजें मेंशन है। फॉर्मेट आपका 1 मार्क का होगा, कंटेंट आपका 2 मार्क का होगा, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर आपका होगा 1 मार्क्स का, टोटल मार्क्स हो गए आपके 4। नोटिस आपका 4 मार्क्स का आता है सीबीएसई 12th में, और आपका फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज भी आपके 4 मार्क्स के आते हैं सीबीएसई 12th बोर्ड में, ठीक है जी। अब ये रहा बेटा आपका जो एक फॉर्मेट है, जो एक सेट फॉर्मेट है वो यहां पर मेंशन है। मिसेस एंड मिस्टर अजय सिंह इनवाइट्स यू, ये आपका टाइटल हो गया, इनवाइट यू ये आपका टाइटल है। देखो इनवाइट इसलिए आया क्योंकि ये 2 हैं, और जो वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगेन प्लूरल हो जाएगी। यू 25th वेडिंग एनिवर्सरी एट इंडियाना प्लेजा, प्लेजा आरएसवीपी मिस्टर अजय सिंह, उनका नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर जो कॉन्टेंट आएगा, यहाँ जो आप कंटेंट जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये सेट फॉर्मेट रहता है। इन्विटेशंस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल इन्विटेशन, एक होता है आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन। एक होगा बेटा फॉर्मल इन्विटेशन, दूसरा आपका कौन सा होगा, इनफॉर्मल इन्विटेशन होगा, ठीक है। चलो, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स होस्ट नेम ऑफ सेंट पाउल स्कूल विजयनगर आगरा, ठीक है। वो इन्वाइट कर रहे हैं आपको, भाई वो इन्वाइट कर रहे हैं मिस्टर सुदेश गुप्ता एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, यानी कि ये कौन हो गए बेटा, चीफ गेस्ट हो गए। मैंने कहा था चीफ गेस्ट का नाम आएगा, चीफ गेस्ट है तो नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। एट द रेडिंशन ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गॉडवर्ड बाय द लिटरेरी क्लब ऑन ट्यूजडे 26 फरवरी 2006, ठीक है, एट 10 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। फिर यहाँ पर आरएसवीपी में गोविंद गौरी, लड़का हो, अगर आप मेल हो तो आप गोविंद मेंशन करेंगे, इफ यू आर अ फीमेल देन यू मेंशन गौरी। सेक्रेटरी हैं आप लिटरेरी क्लब के, फोन नंबर मेंशन कर देंगे, आरएसवीपी, डिटेल्स ऑफ द होस्ट यहाँ पर मेंशन है, डिटेल्स ऑफ द इवेंट, प्लेस, टाइम, डेट एंड डे, ये सब कुछ आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। अधेयर टू द वर्ड लिमिट, अगेन अधेयर टू द वर्ड लिमिट, ठीक है। वर्ड लिमिट में आपको वर्ड लिमिट के अंदर अंदर ही लिखना है। योर स्कूल बाल विद्या मंदिर इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट्स डे, आपका स्कूल जिसका नाम है बाल विद्या मंदिर, वो प्लान कर रहे हैं क्या, एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने का, कहां पर, स्कूल प्रीमाइसेस में ही। आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन बनाना है जो कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
जो कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। फॉर द इवेंट गिविंग ऑल द एसेंशियल डिटेल्स। अच्छा मेरे बच्चे, एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल का मतलब क्या होता है मैम? एसेंशियल का मतलब होता है ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। अब आप चाहे इसको इंपॉर्टेंट बोल लो, अब आप चाहे इसको इंपॉर्टेंट बोल लो, या तो आप मेरे बच्चे इसको नेसेसरी बोल लो, एक ही बात है। दोनों में से कुछ भी बोलोगे एक ही बात है, क्योंकि एसेंशियल का मतलब यही होता है और मैंने आपको मेंशन कर दिया है। ये देखो, ये पूरा का पूरा आंसर है, ये पूरा का पूरा आंसर है। देखो, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ बाल विद्या मंदिर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे। कंपनी का मतलब आपकी कंपनी नहीं, यहाँ पे कंपनी मतलब आपका साथ, ठीक है जी। ओकेजन ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे एट 5 PM मंडे 4 नवंबर 2000 समथिंग, जो भी आपको ईयर मेंशन करना है आप वो मेंशन करेंगे, एट द स्कूल ग्राउंड्स, यानी कि स्कूल प्रीमाइसेस भी लिख सकते हो। मिस्टर विवेक सिन्हा, फॉर्मर नेशनल लेवल एथलीट एंड डायरेक्टर ऑफ एथलीट अकेडमी विल बी द चीफ गेस्ट एंड वी विल अवे द प्राइजेस एंड वी विल गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। देखो कितना लिमिट में लिखा हुआ है। जो कौन कौन इनवाइट कर रहा है? प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट्स बाल विद्या मंदिर की। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए भाई, क्योंकि हमारा कौन सा ओकेजन है? एनुअल स्पोर्ट्स डे है, जो कि स्कूल प्रीमाइसेस में ही होने वाला है, जिसमें कौन स्पेशल गेस्ट की तरह आ रहे हैं उनका नाम दे दिया है। RSVP में प्रिंसिपल बाल विद्या मंदिर ऑब्वियस है, जो इंपॉर्टेंट है पर्सन है उसी का जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दिस कार्ड अलोंग एंड बी सीटेड बाय 4:30 PM। आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है, आप इस कार्ड को, इस इन्विटेशन कार्ड को लेकर आइएगा और आपको पहुंच जाना है 4:30 PM तक, अपनी सीट ग्रहण कर लेनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन इनफॉर्मल इनविटेशन, ये स्ट्रक्चर आपका इनफॉर्मल इनविटेशन का है। मेरा जो मेन पर्पस है आप लोगों तक लेकर आने का, रटिफिकेशन करवाने का कोई पर्पस नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि हम कुछ भी कर लें, जो CBSE देना चाहता है वो उसी टॉपिक पर ही देगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए ही मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूं यहाँ पर, लेकिन मेरे को मेन आपको स्ट्रक्चर भी बताने थे, इस वजह से मैंने स्ट्रक्चर, टिप्स, ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिटेल्स सब कुछ लेकर आई हूँ, ठीक है। 13 जनता ब्लॉक सेंडर्स का एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस आ गया, डेट आ गई, फिर सॉल्यूशन आ गया, सैल्यूटेशन बेसिकली, ठीक है। डियर फ्रेंड्स नेम, अब डियर आपके जो भी फ्रेंड XYZ उनका नाम आ जाएगा। आई एम रियली हैप्पी टू इनवाइट यू ऑन द स्पेशल सेलिब्रेशन ऑफ माय ब्रदर पासिंग हिज एग्जामिनेशंस ऑफ ICSE ग्रेड 12th विद 90% मार्क्स। मेरा जो भाई है जिसने की ICSE ग्रेड 12th में 90% स्कोर किया है, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम उसी खुशी के अवसर पर एक इवेंट रख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं एक इवेंट की तरह, ठीक है, उसकी सक्सेस को। आई वॉन्ट योर लवली प्रेजेंस एट द इवेंट ऑन 20th अप्रैल 2025। कर दो 6 कर दो एट 5 PM एट माई रेजिडेंस, मेरे रेजिडेंस पर। अब क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो फॉर ऑब्वियस है कि भाई जिसको आप लिख रहे हो उसको आपके घर का एड्रेस तो फॉर ऑब्वियस पता ही होगा। योर अफेक्शनेटली आपका नाम आ जाएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, ये कॉन्टेंट हो जाएगा, सब कुछ मेंशन है बेटा, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मेंशन करके ही मैंने यहाँ पर ये पिक्चर को बताया है। इस पिक्चर के वाया आपको समझाना चाहा है कि एक इनफॉर्मल में और फॉर्मल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। कुछ खास मेजर डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज वही है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि फॉर्मल इन्विटेशंस में यूजुअली यू यूज फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड इनफॉर्मल जो इन्विटेशंस और रिप्लाईज होते हैं उसमें आप थोड़ा सा इनफॉर्मल लैंग्वेजेस को यूज कर देते हो, जैसे कि सिंसियरली की जगह अफेक्शनेटली यूज कर लिया आपने, यहाँ डियर यूज कर लिया, वहां आप रेस्पेक्टेड यूज करते हो, लाइक दिस। Draft an invitation in 50 words to be sent to your cousin to invite him to the bachelor's party that you will be hosting 3 nights before your wedding। बेटे चालाक हो रहे हो हैं, ठीक है। बैचलर्स पार्टी है, ठीक है जी, 3 दिन पहले, शादी के 3 दिन पहले आपने एक बैचलर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, ठीक है, और आपको एक 50 वर्ड्स में इनविटेशन लिखना है, ठीक है। आप अपने कजन को बुला रहे हो भाई, ठीक है जी। बैचलर्स पार्टी जो कि आप होस्ट कर रहे हैं, आपकी वेडिंग से 3 दिन पहले होने वाली है, आपकी शादी से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले होने वाली है, ठीक है जी, ठीक है। तो आपने बताना है, चलिए ऑब्वियस है ये जो टाइप है ये आपका कौन सा है मेरे बच्चे? इनफॉर्मल है, इसलिए मैंने पहले आपको क्या दिखा दिया था? मैंने पहले आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया था, ठीक है। देखेंगे एक बार, ये रहा 123 कॉलोनी न्यू दिल्ली 15 फरवरी 2025 26 27 कुछ भी लिख लो, डियर सचिन, ठीक है। अगेन इनफॉर्मल है तो डियर ही लिखोगे। आई एम ग्लैड टू इनवाइट यू टू द बैचलर पार्टी दैट आई विल बी होस्टिंग 3 nights बिफोर द नाइट ऑफ माई वेडिंग, मेरी शादी की रात से पहले। अब जो तुम सोच रहे हो ना बेटा, गलत है। जो तुम सोच रहे हो ना, मैं भी वही सोच रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये जो नाइट ऑफ द वेडिंग है ना, ये नाइट ऑफ द वेडिंग है, वो वाली नाइट नहीं है। वी विल हैव अ ब्लास्ट एट द पार्टी
एंड आई वॉन्ट यू टू बी द पार्ट ऑफ इट। भाई हम लोग बहुत मजा करने वाले हैं पार्टी में और मैं चाहता हूं कि तुम इस पार्टी का क्या बनो, हिस्सा बनो। द पार्टी विल बी हेल्ड एट हार्ड रॉक कैफे। पार्टी कहां पर होने वाली है? हार्ड रॉक कैफे में होने वाली है, एमएन मॉल गुरुग्राम में। द थीम फॉर द पार्टी विल बी हिप हॉप। हिप हॉप पार्टी का जो इवेंट जो थीम है वो रहेगा योर्स अफेक्शनेटली XYZ। XYZ लिख दो, नाम मेंशन नहीं है, XYZ लिख दो, ABC लिख दो, लिखना चाहते हो अपना खुद का नाम लिख दो। टेक्निक्स टू फॉलो व्हाइल राइटिंग एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब कौन कौन से टेक्निक्स को आपको अडॉप्ट करना चाहिए जब आप एक इनफॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हो? कीप द लैंग्वेज फ्रेंडली बट एलिगेंट। लैंग्वेज आपकी इनफॉर्मल हो जाएगी चलेगी, फ्रेंडली होगी चलेगी, बट एलिगेंट होनी चाहिए। ये नहीं लिखो कुछ भी बकवास लिखने लग जाओ। गिव द डेट, वेन्यू एंड टाइम फॉर द इवेंट। डेट बताओ, वेन्यू बताओ, डेट बताओ, वेन्यू बताओ। हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑलवेज राइट इन द थर्ड पर्सन। अब ये आपने हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखना है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको इवेंट की गिवन हो जाएगी एंड में इन्विटेशन के। कहाँ पर? लेफ्ट साइड पर। ठीक है जी। राइट कंटेंट दैट शोकेस योर एंथुसियाज्म। वो कंटेंट लिखोगे भाई जिससे आपकी एक्साइटमेंट दिखे इंसान को, कि ऐसा लगे कि भाई इंसान बहुत उत्सुक है। अब भाई सीधी सी बात है, बैचलर्स पार्टी है शादी से 3 दिन पहले। अब आपने पढ़ा कि नाइट ऑफ द वेडिंग, अब आप सोचेंगे कि नाइट ऑफ द वेडिंग की जगह कुछ और भी हो सकता है मैम, बट वो तो कुछ और नहीं है। इतना ही लिखो जितना चल जाए, एलिगेंट लिखो, ये नहीं कुछ भी बकवास लिखने शुरू कर दो। ठीक है। टेक्निक्स टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मल इन्विटेशन। मैंने इनफॉर्मल के लिए बता दिया आपको, अभी आप ये फॉर्मल के लिए एक बार देख लो। आपकी लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए, कर्टियस होनी चाहिए, मतलब बहुत सिंपल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। डेट, वेन्यू, टाइम आप इवेंट के लिए सेम रहेगा, थर्ड पर्सन के लिए सेम रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स को अवॉइड करेंगे। एंड क्लोज द इन्विटेशन इन अ बॉक्स। इन्विटेशन को बॉक्स में बंद करके लिखेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर द इवेंट मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द इन्विटेशन ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखना है सब कुछ। अभी तक हम यही देखते आ रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट होना चाहिए वो 50 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए, adhere टू द वर्ड लिमिट। ठीक है जी। रिप्लाईज आपके फॉर्मल रिप्लाईज हो सकते हैं, इनफॉर्मल रिप्लाईज भी हो सकते हैं। ठीक है। एक्सेप्टेंस हो रही है तो एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, सेंडर ऑफ द रिप्लाई, होस्ट और एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, सब कुछ यहाँ पर इस तरह से रहेगा। ये आपका वो रिप्लाई है जो आपने एक्सेप्ट किया है, ये वो रिप्लाई का फॉर्मेट है जो कि आपने एक्सेप्ट किया कि भाई आई एम ऑल इन। ठीक है, मैं तो आ रहा हूं। कनिष्का कुमार थैंक्स द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ डीवी पब्लिक स्कूल पुणे फॉर इनवाइटिंग हिम टू प्ले अ फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच एट देयर स्टेडियम ऑफ 20th April 2006. He cordially accepts this invitation and hopes to reach Pune from Gwalior with his team on 19th April 2006 by evening. Best wishes, कनिष्क कुमार। ठीक है जी। अब डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन, एक्सेप्टेंस एंड डिक्लाइनेशन दो ही हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस वाला तो हमने कर लिया। अब डिक्लाइनेशन में क्या हो सकता है? डियर नेहा, many thanks for inviting me to preside over the inter-zonal declaration competition to be held on 28th January 2021 at 9:30 PM। देखो मैंने ना शॉर्ट में बेटा, शॉर्ट में आपको फॉर्मेट बताने के लिए ही ईयर ऐसे लिखा है। ये मत सोचना मैम 2021 का लिख रहे हो, 2019 का लिख रहे हो। सीबीएसई कौन सा आपको रिसेंट ईयर के पेपर से पेपर दे देता है? सीबीएसई आपके बाकी के पेपर से भी आपको पेपर बना कर देता है ना, पता होगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड। यहाँ पर ये क्या हो गया? डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनिंग हो गया, डिक्लाइन हो गया। इवेंट जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, यानी कि वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है जी। उनके कुछ प्रायर अपॉइंटमेंट्स हैं, प्रायर कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे। टेक्निक्स कौन कौन सी रहती हैं जब आप एक फॉर्मल रिप्लाई लिखते हो? आपकी लैंग्वेज फॉर्मल रहेगी। फॉर्मल इन्विटेशंस रिप्लाईज में कार्ड्स हो चाहे लेटर्स हो, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो इन्विटेशन को तो इंश्योर करो कि आपकी प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करते हुए लिखो जो कि आपने पढ़ा था फॉर्मेट में। ठीक है। गिव द रीजन फॉर डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन टू द इवेंट। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरी प्रायर अपॉइंटमेंट्स हैं या प्रायर कमिटमेंट्स हैं जिनको मुझे फुलफिल करना है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। हमेशा ये थर्ड पर्सन के लिए लिखा जाएगा, हमेशा बेटा थर्ड पर्सन के लिए ही लिखा जाएगा। ठीक है। देखिए आ गया क्वेश्चन। यू आर मिस्टर अजय गुप्ता ऑफ 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली, ड्राफ्ट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन टू अटेंड अ हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर कलीग।
एक हाउस वार्मिंग पार्टी है जो कि आपके कलीग ने ऑर्गेनाइज की है और वो आपको इनवाइट कर रहे हैं और आपने ये जो इनविटेशन, आपने जो रिप्लाई करना है वो आपने एक्सेप्ट करते हुए करना है, ठीक है। 9 जनवरी 2019, 7 पार्क एवेन्यू, दिल्ली। मिसेज एंड मिस्टर अजय गुप्ता, थैंक्स Mr. and Mrs. Satish Sharma for their kind invitation on the house warming party on 20th January 2021 at 11 a.m. which they are delighted to accept. It is their great pleasure to attend the ceremony. We do not use I or we in the formal replies or in the formal invitations. ये कि जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेक्निक्स में बता दिया था बेटा। टेक्निक्स कौन कौन से जिनको आप जब आप इनफॉर्मल रिप्लाई करेंगे, कीप द लैंग्वेज फ्रेंडली एंड कॉर्डियल, लैंग्वेज आपकी फ्रेंडली और कॉर्डियल होनी चाहिए। इफ यू एक्सेप्ट द इन्विटेशन इंश्योर योर प्रेजेंस, अगेन सेम रीजन देंगे अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा थर्ड पर्सन के लिए ही लिखेंगे। एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट ये रहा, एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट ये रहा, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, होस्ट, सेंडर ऑफ द रिप्लाई, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, ठीक है जी, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, सब कुछ, ठीक है। फॉर्मेट आपका यही सेम रहेगा, फॉर्मेट आपका बॉक्स में रहेगा, 50 वर्ड्स की लिमिट रहेगी, वर्ड लिमिट रहेगी। मैंने ये तक बता दिया है कि ये है, ये है, राइट। चलिए, ये डिक्लाइनेशन आ गया आपका, ये डिक्लाइनेशन आ गया। ये किसका कर रहे हैं हम लोग? इनफॉर्मल का कर रहे हैं, ठीक है जी। ये किसका कर रहे हैं हम लोग? इनफॉर्मल का कर रहे हैं, ठीक है जी। Please excuse my absence to convey my regards and best wishes to the couple. क्योंकि मैं दिवाली सेलिब्रेशन के लिए अपने घर जा रहा हूँ। इसमें जो मेंशन है मैं वो बता रही हूँ क्योंकि मैं करवा मतलब हम कर रहे हैं ऑलरेडी और मैंने बनाई है पीपीटी, तो मुझे तो ज्यादा अच्छे से पता है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लेटर राइटिंग। मैम लेटर राइटिंग कितने मार्क्स का आता है, कौन कौन से क्या क्या है, क्या क्या लेकर आए हो बताओ मैम। नोटिस हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लिए, सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी हमारा 50% हो चुका है। अब 50% हमारा सेक्शन बी भी हो चुका है, 50% रहता है। मैम 50% मतलब कितना रहता है बेटा? 50% का मतलब हो गया लेटर और आर्टिकल रिपोर्ट रहते हैं, नोटिस और इनफॉर्मल फॉर्मल इन्विटेशंस और रिप्लाईज आप लोगों ने कर लिए। वेल डन 12th, वेल डन। देखो मार्किंग स्कीम क्या रहती है, ये आता है आपका 5 मार्क्स का, नोटिस आपका 4 मार्क्स का आता है, इन्विटेशन रिप्लाईज आपके 4 मार्क्स के आते हैं, 8 मार्क्स, ये आता है आपका 5 मार्क्स का, जिसको इलेबोरेट मैंने फर्दर इलेबोरेट किया है। फॉर्मेट आएगा 1 मार्क का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज 1 मार्क, कंटेंट आएगा 2 मार्क्स का, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर आपकी 1 मार्क की। 1 2 3 4 5 टोटल हो गया आपके 5 मार्क्स, ठीक है जी, ठीक है। अब स्टूडेंट एंजाइटीज, एक स्टूडेंट की एंजाइटीज कभी भी खत्म नहीं होती। आफ्टर क्लियरिंग द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th बोर्ड देने के बाद एक अनसर्टेनिटी रहती है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कौन सा कोर्स मुझे परस्यू करना चाहिए, मुझे तो ये कॉलेज चाहिए, क्या मुझे मेरा जो मेरी विश कॉलेज है, क्या वो जो मुझे चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो मेरी चॉइस है कॉलेज में वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कटिंग ऑफ परसेंटेज, कट ऑफ परसेंटेज बहुत अच्छी चीज आती है, अच्छी चीज आती है और हर साल बढ़ती ही रहती है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। देखो there are hardly any openings for average students. Write a letter to the editor of a national daily stating the problems and giving suggestions to create job oriented vocational courses for students after passing class 12th. You are Arijit Aparna. If you are a male, you will write Arijit at the end of the in the letter, and if you are a female, you will write Aparna while writing a letter. Clues आपको given होते हैं बेटा, आपको पता है क्लूज आपको हमेशा से क्या होंगे, गिवन होंगे। इन क्लूज को ध्यान में रखते हुए आपने लिखना है। कट ऑफ परसेंटेज राइजिंग, स्टूडेंट्स आर अनेबल टू गेट एडमिशन, इंक्रीजिंग डिमोटिवेशन इन स्टूडेंट्स, क्रिएट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ठीक है। कुछ यहाँ से यूज कर लो, कुछ अपनी तरफ से यूज करके आप पूरा का पूरा लेटर बढ़िया सा लिख सकते हो। अब आप कहोगे मैम लेटर का है, ये तो आपने सिर्फ स्टार्टिंग का लिखा है बेटा, पूरा लेटर यहाँ पर आपको दिखता नहीं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग का यहाँ पर लिखा, फिर मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले एड्रेस 106 महारानी बाग न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस, डेट, टाइम, ईयर जो भी है, ठीक है, डेट, मंथ एंड ईयर, द एडिटर द टाइम्स, ठीक है, दिल्ली। अब सब्जेक्ट आ रहा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सम स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल। लैक यानी कि स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है स्कूल्स के बाद, तो उसके रिगार्डिंग उसको कंसर्न रखते हुए आपने एडिटर को लेटर लिखा है। सर मैम, क्योंकि यहाँ पर डियर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपका फॉर्मल लेटर है, ये आपका फॉर्मल लेटर है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये एक फिक्स्ड लाइन होती है जब भी आप लेटर टू एडिटर लिखते हो, जब भी आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हो, ये आपकी फिक्स्ड लाइन रहती है। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई विश टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स
faced by some students entering college and give suggestions that may help in solving the problem. ये आपने अपनी प्रॉब्लम को अभी मेंशन किया, ये आपका कांस्टेंट रहता है किसी भी तरह के लेटर में, आपकी ये फिक्स्ड लाइन रहती है, ये वाली फिक्स्ड लाइन रहती है, आई विश टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए आप ये मेंशन करते ही हो। अब यहाँ पर बताए, इलेबोरेट करिए, बॉडी आ गई अब लेटर की, ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th फेस अ ह्यूज डिलेमा, डिलेमा का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, इसका मतलब होता है बेटा इसका मतलब है कंफ्यूजन, because there is always uncertainty about getting admission in a college and a course of one's choice. Everyone is aware that the cutoff percentage for admission to various courses is rising every year in renowned colleges. Thus, it has become a nightmare. एक गंदा सपना हो चुका है for average scorers के लिए, ठीक है। The inability to get admission, अब यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में आप थोड़ा सा और बता रहे हो। The inability to get admission to a college of one's choice leads to frustration and demotivation among students. It is suggested, now आपने सजेशन दे दिया, सजेशन दे रहे हो आप थर्ड पैराग्राफ, देखो बॉडी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यहाँ तक तो आपका सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, बॉडी का जो पैराग्राफ यानी कि 3 पार्ट नंबर 1 है उसमें आपने प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, ठीक है। प्रॉब्लम 2 में आप थोड़ा सा डेप्थ में बता रहे हो प्रॉब्लम को, एंड प्रॉब्लम 3 में आप पार्ट 3 में क्या कर रहे हो? आप एडवाइस दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो, प्रिवेंटिव मेजर्स दे रहे हो, सजेस्टिव एक्शंस बता रहे हो, ठीक है। It is suggested that the government should open more colleges with vocational stream. Job-oriented vocational courses will cater to the needs of the with cater मतलब कि उनकी needs को fulfill किया जाए of the average scorer, thereby increasing their self-esteem. Self-esteem का मतलब उन्हें boost किया जाए, उन्हें basically motivate किया जाए, उन्हें क्या किया जाए? Motivate किया जाए लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो? दिस विल इंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर स्टूडेंट्स एंड वुड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, ठीक है। आई होप दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज बिकम अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड टेक एक्शन। लास्ट में आपका वही आ जाएगा, थैंकिंग यू योर सिंसियरली अरिजीत। यहाँ पर आप अपर्णा लिख सकते हो इफ यू आर अ फीमेल, ठीक है जी। योर सिंसियरली की जगह डियरली अफेक्शनेटली कुछ भी नहीं लिखोगे, बिकॉज ये आप फॉर्मल लिख रहे हो, ये आपका फॉर्मल में फिक्स होता है, ये आपके फिक्स्ड है, ये आपके फिक्स्ड रहते हैं, बिकॉज हियर यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, यहाँ पर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो बेटा, इनफॉर्मल लेटर नहीं लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, you are Suresh Sunita, 21, Vaishali, Bengaluru. You came across the following advertisement in a national daily. You consider yourself suitable and eligible for the post. एक एप्लीकेशन लिखनी है इस एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में अपने बायोडेटा के साथ। आपको पता है एक आपका ऐसे ही आता है, चॉइसेस आती हैं ए और बी वाली, वो ए है ये बी है, ठीक है जी। दोनों में से एक तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, आप दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट करेंगे, करना आपने एक ही अटेम्प्ट है, जिसके लिए आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे 5 मार्क्स, अगर आपने पूरा अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम लिखा होगा लेटर तो ही, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर हमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट अ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ही शी शुड हैव एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस ऑफ फील्ड वर्क विद क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। नाउ अप्लाई टू द मैनेजर परसुवा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड 24 सेक्टर 10 मैसूर विद इन 10 days विद डिटेल्ड रिज्यूम। रिज्यूम लिखना है, रिज्यूम देना है आपने इसमें अपना, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट कर दो, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो। 21 वैशाली बेंगलुरु 1 मार्च, जो भी आपका सेंडर्स एड्रेस द मैनेजर परसवा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड 24 सेक्टर 10 मैसूर, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ, ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया जो भेज रहा है, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है ना। और ये सब्जेक्ट हो गया, डन है यहाँ तक। सर और मैम डियर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड रहता है, क्योंकि ये आपका क्या है? फॉर्मल है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द इकोनॉमिक एक्सप्रेस dated 25th February 2006 for the post of a junior engineer in your renowned organization, I wish to offer my candidature. I am enclosing a copy of my biodata for your perusal, ठीक है, for your
perusal and kind consideration. I am a very efficient worker with an experience of 3 years of field work. ठीक है, I am available for the interview on any day of your convenience. आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं किसी भी दिन इंटरव्यू देने आ सकता हूँ, आ सकती हूँ. इफ गिवन अ चांस, अगर मुझे चांस दिया जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं अपनी पूरी डेडिकेशन, सिंसियरिटी के साथ काम करूंगा. ठीक है, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली सुरेश, एनक्लोजर विद बायोडेटा. ये आपने फिक्स्ड है जो कि मेंशन करना है. अगेन ये फिक्स्ड रहता है आपका, ये आपका फिक्स्ड रहता है जो कि आपने मेंशन करना ही करना है मेरे बच्चे. ये रहा बायोडेटा. नेम क्या है? सुरेश. फादर्स नेम मिस्टर मिथुन शर्मा. डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 1996 है. एड्रेस क्या है? 21 विशाली बेंगलुरु. फोन नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे 9876543210. ईमेल सन शर्मा. ठीक है जी, सुरेश शर्मा है तो उन्होंने अपने शायद ईमेल ऐसे बनाई हुई होगी, sansharma@gmail.com. मैरिटल स्टेटस सिंगल है. नेशनैलिटी उनकी इंडियन है. नेशनैलिटी में आया तो आप इंडियन मेंशन करते हो या तो आप फॉरेन मेंशन करते हो, बट योर नेशनैलिटी इज इंडियन. एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये रही. एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये रही. नेम ऑफ द एग्जाम, इंस्टीट्यूट, ईयर और परसेंटेज. सिविल इंजीनियरिंग, देखो सबसे पहले आपकी 10th में क्या था? 10th में सेकेंडरी मतलब 10th होता है, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th होता है. सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने बेसिकली डिप्लोमा किया हुआ होगा. ठीक है, सेकेंडरी 10th क्लास में एबीसी स्कूल से उन्होंने किया था. ठीक है, एबीसी स्कूल से उन्होंने क्या किया हुआ है? 10th क्लास में पास आउट हुए वो. ठीक है, 10th क्लास में पास आउट हुए एबीसी स्कूल से 2012 में 95% के साथ. सीनियर सेकेंडरी उन्होंने 12th किया कहां से? एबीसी स्कूल से 2014 96.4% के साथ. सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने XYZ यूनिवर्सिटी से की 2018 67% के साथ. ठीक है जी. हॉबीज है ट्रेकिंग एंड रीडिंग. स्ट्रेंथ है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर लिटरेट, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड जर्मन. रेफरेंसेस आप मेंशन कर सकते हो, योर चॉइस है. मिस्टर विजय माथुर, असिस्टेंट प्रोफेसर एट XYZ यूनिवर्सिटी. मिस्टर सतीश ओरी, मैनेजर एट PQR इंडस्ट्रीज बेंगलुरु. ठीक है जी, ज्यादा कुछ नहीं बताना है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बताना है. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग. आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग, मैंने आपको बता दिया है लेटर की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. पार्ट 1 में आप प्रॉब्लम को बताते हो, पार्ट 2 में आप प्रॉब्लम के बारे में डेप्थ में डिस्कस करते हो, प्रॉब्लम 3 में आप उसका सॉल्यूशन देते हो. ठीक है, बाकी सारा फिक्स्ड रहता है. ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बता दिया है एप्लीकेशन में पहले सेंडर्स का एड्रेस जो भेज रहा है, फिर रिसीवर्स का एड्रेस जो ले रहा, जो एड्रेस जिसको, जो बेसिकली लेटर जिसको मिल रहा है. आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग करते हैं स्टार्ट. इसकी मार्किंग स्कीम अगेन कितने मार्क्स की रहती है? 5 मार्क्स की रहती है. आपका नोटिस आता है 4 मार्क्स का. इनविटेशन रिप्लाईज आते हैं 4 मार्क्स के. आपका जो लेटर एप्लीकेशन आती है वो आती है आपकी 5 मार्क्स की. आपका रिपोर्ट और आर्टिकल आता है अगेन 5 मार्क्स का. 4, 4, 8, 5, 5, 10, 18 मार्क्स ये होते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका दोनों मिला के 22 मार्क्स. 22 प्लस 18 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 40 मार्क्स. 22 मार्क्स का आपका सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है एंड 18 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन आता है, जो मैंने फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम के साथ आपको प्रोवाइड किया है, सो दैट जब आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए. मार्किंग स्कीम 5 मार्क्स की है, फॉर्मेट 1 मार्क का रहेगा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज की क्या क्या आप लिख रहे हो 1 मार्क. कंटेंट 2 मार्क. एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क की रहेगी. देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैव revolutionized the educational landscape. The introduction of online learning platforms, virtual classrooms जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं, and interactive tools has made education more accessible and engaging. ठीक है, you are Nooran Sheikh, write an article for the monthly magazine edition of the Progressive Educator and discuss the role of digital communication in education. Write the article using your own ideas as well as the cues given below. ठीक है, स्टूडेंट एंगेजमेंट, ये आपको क्यूज गिवन, जो क्यूज आपको क्यूज गिवन है वो है ये. एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रोल्स, लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं. डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बाय नूरन शेख. ठीक है जी, आर्टिकल लिखने के लिए बोला गया है, 5 मार्क्स का है, देखना तो है ही. The recent era has seen a revolutionary transformation in education with the implementation of digital communication in the academic sector. The change in the education after the COVID era has been colossal. ठीक है, despite the hurdles मतलब कि मुश्किलें,
problems faced while shifting to online education during the COVID, the outcome has proved to be a boon. ठीक है जी, बून मतलब है प्रॉफिट, बून मतलब है एडवांटेजियस, बून मतलब है हमारे लिए ये श्राप नहीं है, हमारे लिए अच्छी चीज हुई है। ठीक है जी, schools had implemented the use of smart boards, जिस पर हम लोग भी अभी पढ़ ही रहे हैं, to facilitate learning with technology in the pre-COVID era, but in the recent times, देखो ऐसा नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड लर्निंग पहले से नहीं थी, प्री कोविड एरा में भी था। आप लोगों को पता है स्कूल्स में ऑलरेडी डिजिटल बोर्ड्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे, पढ़ाई होती थी, बट उसका जो मैक्सिमम जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से और किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं वो हमें पता चला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड एरा। ठीक है जी, और उसके बाद फिर हमारी ये हैबिट बन गई, और अब आप देखो हम लोग वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू कितने अच्छे से कनेक्टेड होकर साथ में पढ़ते हैं, है ना जी, has become the norm. There are numerous, बहुत सारे n number of benefits है और digital education के। Students engagement is more as students understand better with interactive modules. Many apps बहुत popular है, free learning platforms के platforms हैं, ठीक है, which has made e-learning accessible. Accessible का मतलब है easily आप उसको adapt कर सकते हो to millions across the globe. Today teachers have become facilitators of learning and can teach across the globe through online platforms जैसे कि साइंस एंड फन एजुकेशन आपको पढ़ाता है, ठीक है, कॉमर्स एंड फन आपको पढ़ाता है, ठीक है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली का मतलब बहुत ज्यादा ही, इमेंसली इन प्रिपेयरिंग स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर द फ्यूचर। द कल्चरल फेस्टिवल नेक्स्ट आपका आ गया, ठीक है जी, वो वहां पर खत्म हो जाता है, नेक्स्ट आपका शुरू हो गया है। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ यहाँ पर बेटा, एक और चीज बता देती हूँ, जो हम लोग ये कर रहे हैं ना, जो हम लोगों ने ये वाला आर्टिकल राइटिंग किया है, ये आपका अभी का सीबीएसई का 2025-26 का जो उन्होंने रिलीज किया हुआ है सैंपल पेपर, उसका है ये। मैंने आपको ये भी बता दिया, जो उन्होंने 25-26 यानी कि 26 बोर्ड्स के लिए जो उन्होंने रिलीज किया है सीबीएसई ने, हम वो कर रहे हैं अभी, ठीक है, वही किया है हमने आर्टिकल रिपोर्ट में, ठीक है। अभी आ गई आपकी रिपोर्ट, ठीक है, आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आती है, ठीक है जी, आर्टिकल रिपोर्ट में चॉइस आती है, वहां पर लेटर एप्लीकेशन में चॉइस आती है, ठीक है, नोटिस में चॉइस आती है और इन्विटेशन रिप्लाईज में चॉइस आती है, ठीक है। द कल्चरल फेस्टिवल इन LMN School Kochi was held recently to celebrate the school's achievements. As the senior editorial board member, Devaki Fernandez write this report for the school magazine detailing various aspects of the festival. Write the report using your own ideas as well as the cues given. Organization and significance. Significance का मतलब होता है importance. अच्छा, पता है इतने एफर्ट्स कर रहे हो ना, तो मुझे जरूर बताना बेटा कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा करके, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड एग्जीबिशन, पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट, ओवरऑल सक्सेस, सब कुछ आपको बताना है। ये क्यूज आपको गिवन है, आपको इनको यूज कर सकते हो, कुछ अपनी लैंग्वेज को यूज करके एक अच्छा सा एलिगेंट कर्टियस वे में आपने बनानी है रिपोर्ट। कल्चरल फेस्टिवल इन LMN स्कूल बाय देवकी फर्नांडिस, सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, ठीक है। मोटिवेशन वर्क्स वंडर्स, उन्होंने पहले ही एक अच्छा सा फ्रेज दे दिया है, मोटिवेशन वर्क्स वंडर्स। LMN स्कूल कोची सेलिब्रेटेड द स्कूल्स अचीवमेंट्स इन थ्रू अ कल्चरल फेस्टिवल ऑन 12th December 2006। आप कोई भी ईयर लिख सकते हो। द ओकेजन वाज ग्रेस्ड बाय मिस्टर XYZ एजुकेशन मिनिस्टर एज द चीफ गेस्ट, ठीक है। द थीम ऑफ द सेरेमनी वाज इम्पेटस, द थीम ऑफ द सेरेमनी वाज इम्पेटस। हाँ जी, इम्प्यूटस का मतलब होता है जो किसी को मोटिवेट करता है, किसी को एनकरेज करता है, इम्प्यूटस, ठीक है। आफ्टर इनॉग्रेशन द चीफ गेस्ट प्रोसीडेड टू द ऑडिटोरियम फॉर विटनेसिंग अ स्पेक्टेकुलर अमेजिंग डांस ड्रामा परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स। देयरआफ्टर, उसके बाद द चीफ गेस्ट गेव अवे मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स टू द अचीवर्स ऑफ द एकेडमिक ईयर 2000 so and so. It was a red letter day. Red letter day का मतलब होता है extremely worth seeing या फिर ऐसा memorable, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो memorable, आप इसको memorable consider, आप उसको memorable बोल सकते हो, ठीक है जी, मेमोरेबल हो गया। रेड लेटर डे का मतलब मैंने आपको बता दिया, मेमोरेबल, ठीक है जी। फॉर द विनर्स एज इट गेव देम कॉन्फिडेंस टू एक्सेल इन देयर ओन फील्ड्स व्हाइल इट इंस्पायर्ड अदर्स टू परफॉर्म
better, better. ठीक है. The principal, Mr. A. Bhatt, gave credit to the teachers, students, and parents whose hard work resulted in success. The event was well organized and was significant in बूस्टिंग द मोरल ऑफ द स्टूडेंट्स. मोरल मतलब कि उनको बहुत अच्छे से मोरल, उनका मोरल अच्छा हो गया, उनका मोरल बूस्ट किया. देयर वॉज कंटेनमेंट एंड जॉय इन ईच एंड एवरी फेज ड्यूरिंग द सेरेमनी. दिस इज ऑल अबाउट रिपोर्ट. ठीक है, 5 मार्क्स के हिसाब से हमने बहुत बढ़िया लिखा है रिपोर्ट को. 5 मार्क्स के हिसाब से हमने बहुत बढ़िया लिखा है बेटा रिपोर्ट को. ठीक है जी, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. और ये जो हमने रिपोर्ट भी लिखी है ये भी आपके 2025-26 बोर्ड्स के लिए जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है वहीं से मैंने पिक करके मैंने बनाकर लिखा है. ठीक है, ठीक है जी. तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा. 12th सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 4 पैसेजेस किए, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, पैसेज 4, और फिर उसके बाद हम लोगों ने राइटिंग सेक्शन किया है जो कि आपका 18 मार्क्स का आता है. आपका जो रीडिंग सेक्शन आता है वो आता है आपका 22 मार्क्स का. राइटिंग सेक्शन हो गया 18 मार्क्स का. टोटल हो गए 40 मार्क्स, जो कि आपने 50% पेपर अपना ऑलरेडी अचीव कर लिया है. अगर ये पढ़कर चले जाओगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा. मेरी बात मानो, ध्यान से सुनो मेरी बात. अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ठीक है, तो अपने टीचर्स की जरूर मानो. ठीक है, यहाँ पर आप ही लोगों के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, है ना. ये एफर्ट्स मैंने मेरे लिए नहीं किए हैं, मैंने आप ही लोगों के लिए किए हैं. रीडिंग सेक्शन अच्छा सा बनाया है, राइटिंग सेक्शन अच्छा सा बनाया है, फॉर्मेट्स के साथ, मार्किंग स्कीम के साथ आपको दिया है. 22 मार्क्स रीडिंग सेक्शन के हो गए, 18 मार्क्स आपके राइटिंग सेक्शन के हो गए, टोटल हो गए 40 मार्क्स. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ये जो सेशन है कैसा लगा. हाउ वॉज द सेशन, मुझे जरूर बताना बेटा, क्योंकि मैम को बहुत अच्छा लगता है जब उनके प्यारे प्यारे बच्चे उनको बताते हैं कि उन्हें कैसा लगा. ठीक है 12th, मिलते हैं फिर कभी आप लोगों से एक अच्छे नए सेशन के साथ. थैंक यू सो वेरी मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.